एंड एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, environment तो after 2023 ना, when it got merged with your IFS एग्ज़ाम, उस डे के बाद environment में बहुत ज़्यादा अच्छा चंक पूछता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो इसका जो आपका लेवल होगा ना, मेधा मैम पहले तो कैमरे का लेवल थोड़ा सा नीचे कर दो, हाँ थोड़ा सा नीचे कर दो। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। सभी अपने कैमराज ऑन कर लीजिए एवरीवन। गुड इवनिंग मैडम। वेरी गुड इवनिंग। ये ऊपर जा रहा है और नीचे करना हमने ऑपोजिट। बस दैट्स इट, कूल। अभिषेक, मुस्कान, रमनीत, शिव, आप सबके कैमराज ऑन हो जाएं जी, ठीक है। सो एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 2013 के बाद ना एक्चुअली जब ये IAS और IFS का पेपर मर्ज हुआ, पहले ना IFS का क्या होता था, IFOS है एक्चुअली, फॉरेन सर्विसेज नहीं, दैट इज़ योर फॉरेस्ट सर्विसेज। जब इसका पेपर इसके साथ मर्ज हुआ ना, पहले इनका डायरेक्टली मेंस होता था, एंड अभी भी आपका यहाँ पे ये चीज़ है, एलिजिबल है, आपके प्रीलिम्स का पेपर होता है इसका। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपके पास साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन में। तो इसमें बॉटनी, जोलॉजी बच्चे लिख के पहले मेंस लिखते थे, फिर आफ्टर सर्टन टाइम इनको लगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो दे हैव एक्चुअली कम अप विद योर प्रीलिम्स। एंड द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट इज़ कि कमल मैम है हम लोगों के, जो कि अभी एट प्रेजेंट शी इज सर्विंग एज अ PCS। तो आई विल टेल यू फनी स्टोरी कि उन्होंने एक्चुअली में IFS की तैयारी कर रहे थे, एंड समहाउ शी मैनेज्ड विद योर प्रीलिम्स और क्रैक किया, फिर उसके बाद PCS सिलेक्ट हो गया, उनका IFS बेचारों का रह ही गया ड्रीम। कई लोग जो हैं बहुत सारे आपके IFS को भी बहुत मद्देनजर में रखते हैं। मैम ये जूम पे कौन है? बच्चों, प्यारे बच्चों, प्लीज़ अपने आप को म्यूट करके रखो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप चैट सेक्शन में भेज सकते हो, या फिर जब मैं बोलूँगी तब आप लोग पूछ सकते हो अपने डाउट। मेधा खोलना ज़रा जूम, यहाँ पे देखो। हाँ, मयूर को करो, म्यूट करो। हो गए? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कई बार उनको पता नहीं लगता उनके एंड से कि कैसे होना। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आई विल मेक श्योर कि मैं इस क्लास में थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप लोग अपनी एक कॉपी अलग से लगा लीजिएगा इस पर, एनवायरनमेंट को लेके। एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। कुछ स्टार्टिंग के पेजेस उसके बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, एंड अप्रॉक्सीमेटली इट शुड बी 40 to 50 पेजेस जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में खाली छोड़ोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। जैसे कुछ हमारे डेज होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, कुछ हमारे नंबर्स होते हैं, और ये कॉपी आप लोगों की मेंटेन करेंगे, मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। थोड़ा टाइम लगेगा ये, इसीलिए ये सब्जेक्ट को भी अब हम लोगों ने ना एटलीस्ट 1 month 1.5 month लग जाता है, गुड, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ स्टैटिक नहीं करवाऊँगी, इसमें लोगों में करंट अफेयर्स भी साथ साथ में होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ आपका डाटा ऊपर नीचे हो गया हो, बिल्कुल करंट अफेयर्स में आ गया हो, तो हम वो साइमल्टेनियसली करेंगे। वैसे मैं अपने बिहाफ पे आज वाला भी चेक करके लेके आई हूँ, बट आप लोगों ने खुद साइमल्टेनियसली भी चीज़ों को गो थ्रू करते रहना, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली उसके बाद भी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। तो मेक अ हैबिट, तभी मैं स्टार्टिंग के सेक्शन आप लोगों को खाली छुड़वा रही हूँ। तो स्टार्टिंग में प्लीज़ 40 पेजेस to 50 पेजेस आप लोगों ने अपने सेपरेट छोड़ने हैं, और उसके बाद अपना ये रजिस्टर मेंटेन करना, जो हम लोग खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा एनवायरनमेंट में। एंड साइमल्टेनियसली मैं आप लोगों के LBM भी अपडेट कर रही हूँ। तो यस, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? करिए शुरू। देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म आप लोगों ने, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज एनवायरनमेंट? Have you heard about ecosystem?
इकोसिस्टम का नाम सुना? ये भी बहुत आम वर्ड है. What is the difference between two? And there is a third word. Online, please participate करना. That is your ecology. इससे पहले कि आप environment बोलो, that is your study of environment, तो मैं बता दूँ कि ecology भी होता है. So what is the difference between three? That's an amazing thing to start. देखो कितनी छोटी सी बात है ना, हमें ऐसा लगता है कि environment की definition क्या है, ecosystem क्या है. बट आपको प्रॉब्लम से पता है क्या क्वेश्चन, वो सिंपल आज के डेट में ये ऐसे ही पूछ लेते हैं. डू एनवायरमेंट हैज वेरियस इकोसिस्टम्स और डू इकोसिस्टम हैज अ वेरियस एनवायरमेंट? सो बताओ क्या होता है, व्हाट इज एनवायरमेंट एंड व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी तो मुझे लगता है सबको पता होगा, जहाँ पे लॉजी आ रही है, बायोलॉजी, इकोलॉजी, तो दैट मीन्स लॉजी मीन्स that is studies, absolutely right. And eco is something related to your environment, so that's a very broad aspect जहाँ पे हम बात कर रहे हैं. ecology means that is the study of your environment is called ecology. But what is environment and what is ecosystem? Just think once. आपको क्या लगता है? अपने बेसिस पे एक बारी थोड़ा सा प्रोसेस करो, फिर उसके बाद मैं पूछती हूँ. टेक 2 minutes. एक ऐसा एरिया जहाँ पर we have living and non-living things which are living किस में आएगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? ecosystem. इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे. अच्छा, और एनवायरनमेंट? Environment broader term आ जाती है, like we can have everything in सब कुछ ही है इसमें भी, लिविंग एंड नॉन लिविंग है फिर, है ना? इज इट राइट? दोनों में ही है. बट देयर इज अ one your word that is missing in your definition. In हाँ, interaction, okay. और जैसे we can say कि in environment we can also say कि जैसे वो वर्ड ही तो चाहिए जो आ नहीं रहा. हाँ जी हरप्रीत जी, आप बताओ. रमनीत? हाँ, टोटल फिजिकल सराउंडिंग्स उसको एनवायरनमेंट बोलेंगे. एनवायरनमेंट में हम जैसे एयर, वाटर, ये चीज़ें भी आ जाती हैं, वो इकोसिस्टम. तुम इस धरती पे रह रहे हो, तुम्हारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, इनफैक्ट थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द अर्थ, जो भी तुम्हारे आसपास है वो सब कुछ एनवायरनमेंट है. इट्स अ वेरी ह्यूज टर्म. इसमें ना सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएससी का एक पूरा इन्वायरमेंट है जो कि तैयारी करवा रहा है. उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, उसमें बहुत सारे आप लोग हो, उसमें बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग है ना, फिर टेलीग्राम भी आ जाता है. तो दैट इज़ अ कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर योर यूपीएससी, कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर योर यूपीएससी. बट व्हेन इट कम्स टू योर इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोसिस्टम? नाउ द वर्ड इज योर, बच्चे, दैट इज योर फंक्शनल, जो उससे इंटरैक्ट कर रहा है. बट द word is your functional unit where the living and non-living things, yes, the word was your second word was your interact करता है. You guys are into the classroom right now. क्या आप लोग हम interact कर रहे हो आपस में, है ना? The offline is communicating with the online, online is communicating with me, और मेरे स्टाफ से कर रहा है. तो there is a one ecosystem of your Simran Ablaze. So that is an ecosystem when it comes to your functional unit, and that is interacting with your one another and the non-living environment. उसमें दोनों में होंगे, living and non-living चीज़ें दोनों होंगी. Suppose I will give you a broader term now. एक और broader term पे चलते हैं हम लोग. जैसे I will give you one thing, that is your school. आप स्कूल पढ़े हो, सभी स्कूल पढ़े हो, तो दैट वॉज योर वन एनवायरनमेंट. आपके स्कूल में गए हो, दैट मैटर्स अ लॉट. बट क्या आप पूरे स्कूल के साथ इंटरेक्ट करते थे? किसके साथ इंटरेक्ट करते थे? दैट इज जस्ट वन क्लास, दैट इज जस्ट वन क्लास. दिस इज द कंप्लीट स्कूल, दिस इज कंप्लीट environment, and you have different ecosystems, 1, 2, and these ecosystems are your classrooms.
और उस क्लास में, एक क्लास में आप बैठे हो, दैट इज यू। ये एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज यू। क्या तुम्हारा इकोसिस्टम ये एक ऑर्गेनिज्म हो तुम? हैव अ सीट, जल्दी जल्दी। तुम हो यहाँ पे, एक तुम बैठे हो यहाँ पे। क्या तुम्हारा सिस्टम, ये तुम्हारा इकोसिस्टम सिर्फ यही है? सिर्फ यही है? तुम एक ऑर्गेनिज्म हो। नाउ यू आर एन ऑर्गेनिज्म। तुम इस क्लास में हो, सिर्फ तुम्हारा इकोसिस्टम ये है? नहीं 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 नहीं, ये है और भी चीजें। अब तुम जा रहे हो स्कूल, तो स्कूल बस में जा रहे हो, तो देयर विल बी अ कोलैबोरेशन ऑफ योर डिफरेंट थिंग, तो वो तुम्हारा अलग से एक इकोसिस्टम होगा। तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम्हारा वो तुम्हारा कॉलेज का जो क्लास ग्रुप है, जिनके साथ आते जाते हो, वो अलग लोग होंगे। जो स्कूल है वो अलग है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट है वो अलग है, तुम नीचे किसके साथ चाय पीते हो वो अलग इकोसिस्टम है। तो ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स हो सकते हैं और होते हैं, इट डजंट मैटर। एक ऑर्गेनिज्म अपना इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके अपना इकोसिस्टम चेंज कर सकता है। सो फटाफट से पिक्चर देखते हैं हम लोग बच्चे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट इज इकोलॉजी एंड व्हाट इज इकोलॉजी। सो एनवायरनमेंट क्या है जी? एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग सराउंडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अ ऑर्गेनिज्म। क्या तुम्हारा स्कूल, तुम किस स्कूल में पढ़े हो? तुम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हो, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, तुम कॉन्वेंट में पढ़े हो, क्या उसका फर्क पड़ता है? 101%। वो कैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं, क्या सब कुछ है, वो तुम्हारा एनवायरनमेंट सब कुछ ये डिफाइन करेगा डेफिनेटली। इसमें बच्चे आपके बायोटिक, ए बायोटिक, सोशल कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, है ना, अभी हम लोग कर रहे हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? दैट इज अ फंक्शनल दैट यू इंटरैक्ट विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे हम लोगों के? यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कौन प्रोड्यूसर्स है, कौन कंज्यूमर्स है आपके, कौन से डीकम्पोजर्स है एंड सो ऑन। और तीसरा बच्चे इकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जो हम स्टडी की बात कर रहे हैं कि वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको इकोलॉजी बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे ट्रीट कर रहा है, तुम, तुम्हारे क्लासमेट्स, तुम भी दो ऑर्गेनिजम्स हो, आपस में कैसी इंटरेक्शन करोगे। जब उसको पढ़ा जा रहा है तो उसको इकोलॉजी बोलेंगे हम लोग। फिर उसके बाद बच्चे दैट इज योर पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ऐसे है कि जो हमारे पूरी की पूरी, हमारे एलिफेंट्स पढ़ेंगे आज हम, टाइगर्स पढ़ेंगे, वो एक जैसा बिहेव करेंगे, और दूसरे जो हमारे लॉयंस है, जो डियर्स है, ये पॉपुलेशन एक तरीके से बिहेव करेगी। जैसे तुम एज ए ह्यूमन बीइंग हो, तुम अलग तरीके से ट्रीट करोगे अपने आप को। फिर उसके बाद कम्युनिटीज, देन इज योर इकोसिस्टम फंक्शनिंग एंड एनर्जी फ्लोज एंड सो ऑन। ये थोड़ा थोड़ा पता लगा जी। अब यहाँ पे बच्चे बायोटिक और ए बायोटिक में क्या मतलब होता है? बायोटिक क्या होता है जी? दैट इज योर लिविंग थिंग्स, दैट इज योर प्लांट्स, एनिमल्स एंड योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि स्कूल में तुम, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे स्कूल बस के ड्राइवर एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगी? बेंच, इट कैन बी द बस, इट कैन बी योर द बुक्स जो आप पढ़ रहे हो, जिनसे सीखोगे। तो वो सारी की सारी कौन सी चीज़ें आएंगी? दैट इज योर नॉन लिविंग थिंग्स, जिनसे हम लोग पूरे के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दैट विल बी एवरीथिंग। स्कूल में तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग, सब कुछ आएगी। दैट इज द नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल बताओगे यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे एज अ स्कूल कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको बात कर रही हूँ कि इकोसिस्टम में क्या चीज़ पढ़ोगे, तो आप मुझे बता सकते हो। अब उस बुक्स है, तो बुक्स तो यहाँ पे आ रही हैं, बट बुक्स में से आप मुझसे नॉलेज लेके जा रहे हो, तो देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ योर नॉलेज। वैसे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में होता है बच्चे, देयर इज अ फ्लो ऑफ योर एनर्जी। फूड चेन्स होती है, मैं ही टीच करूंगी तुम्हें। जब तक मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं बोलूंगी तब तक तुम नहीं करोगे।
तो देर इज अ फ्लो ऑफ योर एनर्जी, देर इज अ चेन, देर इज अ वेब, और वो सारे के सारे किस में आएगा? दैट इज योर इकोसिस्टम में आएगा एवरीवन। इज इट क्लियर? थोड़ा पता लगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है और इकोनॉमी, दैट इज योर इन्वायरमेंट क्या होता है जी, ये बात पता लगी एवरीवन? आप लोग अपने अपने छोटे छोटे जो नोट्स हैं अब आप बनाओगे, ऑब्वियसली आप लोगों को ग्रुप में आ जाएंगे आपके टाइप डबल ए, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी जो हैं इसके लिए लिखोगे। जो नए आए हैं मैं उनको बता दूँ, नई बुक बनानी है, नई कॉपी बनानी है, ऑफलाइन की सब स्पेसिफिकली मैं साथ साथ में चेक किया करूँगी। आपने 50 to 40 पेजेस मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि आप सबसे पहले छोड़ोगे, उसके बाद अपनी चीज़ें लिखना स्टार्ट करोगे। So बच्चे, environment, please write down. Environment is a surrounding in which the organisms and a group of organisms live together. Environment क्या होता है जी? Surroundings in which the organisms and your group of organisms, non-organisms, that is your, lives together. It comprise of living and non-living elements. Absolutely right. यही पढ़ा हम लोगों ने. Living में बच्चे that is your plants, animals and microorganisms. एंड नॉन लिविंग में आएगा दैट इज योर एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट एंड योर वेदर। अब उनके लिए नॉन लिविंग क्या होगा? मिट्टी, हवा, पानी, वातावरण, क्लाइमेट, ये सारी हमारी क्या आएंगी? नॉन लिविंग के अंदर आएंगे, एलिमेंट्स के अंदर। अब ऐसा नहीं है, ये ऑर्गेनिजम्स बच्चे अब चेंज होंगे विद ह्यूमन मेड फैक्टर एज वेल। अब वो उसके हिसाब से भी चेंज हो सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स, पोल्यूशन। मच्छर आज की डेट में बोल रही हो ना कि अब आज की डेट में क्यों ज़्यादा हो गया, या एल्गी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आप लोगों का कि आपका कैसे, आपके ह्यूमन मेड फैक्टर्स क्या हैं आपके। एंड दिस इज योर कंप्लीट एनवायरनमेंट बच्चे, एंड देयर आर योर डिफरेंट इकोसिस्टम्स। और मैंने डिफरेंट इसीलिए बनाए हैं, आपकी शेप्स में बनाए हैं, क्योंकि हर एक आपका सिस्टम जो है अपने आप में बहुत यूनिक होता है, सब कुछ अलग अलग चीज़ें दी जाती है, कोई इकोसिस्टम एक दूसरे से कभी मैच नहीं करता। ठीक है जी। सो एक ऑर्गेनिज्म जिसके बीच में होगा और वो ऑर्गेनिज्म कहीं भी जा सकता है आपका, जो हम लोगों ने बात की। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? प्लीज राइट डाउन। इकोसिस्टम, specific community of the living and the non-living things that interact in a defined area। क्या इकोसिस्टम का एक डिफाइंड एरिया होता है? एक पक्का है कि यही होगा, यही क्लासरूम में आके तुम इंटरेक्ट करोगे। 101%। मैं एज अ ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी जाके पढ़ा सकती हूँ, यूट्यूब पे थोड़ी देर, पर जो यहाँ पे कंप्लीट तुम लोगों को मिलेगा दैट विल बी कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम द अदर वन। तो दिस इज बच्चे अ स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स दैट इंटरैक्ट इन अ डिफाइंड एरिया, दैट हैव अ लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरैक्टिंग with each other. They are interacting with each other, and study of environment is called your ecology. Is it good? समझ आ गई जी? ये तो हम लोगों का हो गया बच्चों बिल्कुल बेस। बट एक इकोसिस्टम का एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड वो क्या है? एक इकोसिस्टम ना बच्चे दो इसके अंदर फिर से आपके कीवर्ड होते हैं। एक तो हमने पढ़ा दैट इज योर फंक्शनल, और उसका पक्का एक स्ट्रक्चर भी होगा। ऑब्वियसली अगर आप, मैंने आपको बताया कि आपकी क्लास है, तो आपकी क्लास जो है स्कूल के अंदर वो क्लास ABCD सेक्शंस में डिवाइड होती थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास अप टू 12th क्लास होती थी। आर दे डिवाइडेड इनटू अ सर्टेन बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर थिंग्स? स्ट्रक्चर्स में डिवाइड थी। अगर आप बस में भी जा रहे हो तो क्या होता था? स्ट्रक्चर में डिवाइड होता था ना, कि जो आपके मोहाली रहने वाले हैं जी वो उसमें जाएंगे, जो आपके खरड़ में रहने वाले हैं वो इस साइड जाएंगे, जो जीरकपुर अम्बाला में रहने वाले हैं वो दूसरी बस में जाएंगे। क्या ऐसे ही था?
तो वो बच्चे हमेशा एक स्ट्रक्चर में भी होंगे. तो दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट वर्ड इन योर इकोसिस्टम कि वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी इज नोन एज योर इकोसिस्टम. Please write down. These are your two again keywords. That is the structural and functional unit of the ecosystem, where the organisms they interact. अभी structural क्या होगा? जैसे मैंने बात की है ना, आपकी क्लास हो सकती है कुछ भी, वैसे बच्चे इसके बेसिस पे होगा फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. ये दो तरीके के, अब ये सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या है, इसके अंदर क्यों आएगा, कैसे है, ये चीज़ें. डोंट वरी. फंक्शनल यूनिट, फंक्शन क्या है उसका, उस पे डिपेंड करेगा बच्चे ये 4 तरीकों से. प्लीज डिवाइडेड इनटू द 4. प्लीज राइट डाउन. एनर्जी फ्लो, नॉलेज कहाँ से कहाँ जा रही है, टीचर टू एस्पिरेंट. नंबर 2 बायोलॉजिकल साइकिल. अब इसमें पता है क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, और वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. बट समझ में आया, ओवरऑल एक बड़ा कंटेक्स्ट समझ में आया कि इन्वायरमेंट तो सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, फिर इकोनॉमी कौन पढ़ा रहे हैं, अभिनव सर. सो दैट इज अ साइकिल दैट विल कंप्लीट. फिर उसके बाद बच्चे दैट इज योर फीडबैक मैकेनिज्म एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आप लोगों को एक टर्म में नहीं समझा सकती. इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर लगेगा सक्सेशन के ऊपर, कैसी सक्सेशन होती है. देखो ऐसा होता है कई बारी, जैसे हम लोग रेलेवेंस रूम में टॉपिक करते हैं, समटाइम्स इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट द ना सम टॉपिक दैट इज़ फ्रॉम योर हिस्ट्री. मैंने तुम्हें बोल दिया कि करके आना कल, तो वो आपको भी समझ में आता है, मुझे भी समझ में आती है वो चीज़, जब आप लोग आके है ना चीज़ों को समझाते हो. तो एक म्यूचुअलिज्म का एक बनता है कि आपको भी बेनिफिट हुआ, मुझे भी बेनिफिट हुआ, मुझे भी समझ आ गया. अगली क्लास से तो मैं समझाया करूँगी हिस्ट्री का वो टॉपिक जब तुमने मुझे समझाया है ना. तो दैट इज़ अ म्यूचुअल थिंग जो हमारे बीच में हुई एग्रीमेंट, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाने तो आई नहीं, तो इन्वायरमेंट पढ़ाने आई हूँ. बट कई बार तुम मुझसे इन्वायरमेंट का कितना कुछ सीख के जाओगे, हिस्ट्री का आपका ज्योग्राफी का कितना कुछ सीख के जाओगे, पॉलिटी का कितना कुछ सीख के जाओगे. वो भी तो एक रिलेशनशिप है ना. ऐसे सक्सेशन को देखेंगे कि उनको क्या बोलते हैं हम लोग. या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान मेरा पूरा कंसेप्ट ही हिला जाए किसी चीज़ का, तो मुझे नेगेटिव फीडबैक भी मिलेगी है ना. क्या पता मेरे को तुम्हें कोई और चीज़ पता हो तो तुम्हारे को हिला दूँ. तो ये सक्सेशन होती है बच्चे, जब हमेशा नहीं होता कि 2 ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो, वो बुरी भी हो सकती है, वो हार्मलेस भी हो सकती है. अब वो कैसी होगी वो सक्सेशन के अंदर पढ़ेंगे वो चीज़ें. तो डोंट वरी, ये थोड़ा सा लंबा चीज़ है. प्लीज राइट डाउन व्हाई इकोसिस्टम एज अ फंक्शन. वी टेक इट एज अ फंक्शनल एस्पेक्ट बिकॉज इट इंटीग्रेट्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द फिजिकल एनवायरमेंट. सबसे पहले लाइफ अर्थ पे कैसे आई थी, when there was a land, obviously अर्थ तो थी, फिर उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद वाटर आया, पानी, और दैट इज ऑक्सीजन, एयर. जब ये तीनों कंडीशन आपस में मिली उसके बाद बच्चे हम लोगों की लाइफ आई अर्थ के ऊपर. इन तीनों के बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी. हम लोगों ने कैसे इंटरेक्ट किया आपस में, और फिर इन 3 आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन्होंने हमें एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म दिया. सो उस इंटरेक्शन के लिए इकोसिस्टम वाज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी कि कैसे हुआ, कैसे. सो इनटू अ कोहेरेंस दैट इज योर सिस्टम दैट ऑपरेट्स टू द वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेसेस. मुझे पानी मिला पीने के लिए, आई एम मेड अप ऑफ योर वाटर. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. कितना %? 70%. अब आए हम लोग पानी से, एक्चुअली में हम आए ही पानी में से हैं. इज इट गुड एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट? चलो जी, अब इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ना शुरू करेंगे. ये तो ना सिर्फ आप लोगों को एक डेफिनेशन बताइए कि ऐसे ऐसे ये वगैरह है, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट.
ये कभी नहीं पूछेंगे, बट तुम्हें एक बेस पता होना चाहिए था कि इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है। अब हम जब भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे सपोज करो आज मैं आप लोगों को सेंसेक्स के बारे में बताने वाली हूँ या कुछ भी, तो बात ऐसी है कि हम कुछ भी सिर्फ स्टैटिक नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करंट ओरिएंटेड भी करेंगे। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बट आई स्टिल इंसिस्ट एवरीवन कि आप लोग सभी हैंड रिटन नोट्स अपने साइमल्टेनियसली बनाओगे, लिखोगे थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब अच्छा, एक और एस्पेक्ट रह गया इसमें, एक बड़ा छोटा सा इम्पॉर्टेंट सी चीज़ रहेगी। आपको मैंने बताया दिस इज योर, प्लीज राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप एक इंडिविजुअल हो, अब ये अपसाइड डाउन भी हो सकता है, डाउन साइड अप भी हो सकता है, कि आप इसको इंडिविजुअल को ऊपर लो एज अ, ठीक है, एंड बायोस्फीयर को नीचे। इनफैक्ट ये ना ऐसे ही होना चाहिए। लेट मी जस्ट ओपन अप द अदर पिक्चर, ये लो, पर बनाना वैसे ही है, ठीक है। तुम एक इंडिविजुअल हो, ये ट्रायंगल है, इंडिविजुअल एक्चुअली कम होता है ना, वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यू आर वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे लगाया। मेरे पास एक पेट है जिसका नाम है पर्सी, दैट्स अ डॉग। आप लोग क्या हो? ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस हो। आप सभी क्या हो? दैट इज योर होमोसेपियंस हो। आप एक इंडिविजुअल हो। आपके जैसे और ह्यूमन बींग्स क्या कहलाएंगे? या सभी डॉग्स को, सबकी वैरायटी को मैं इकट्ठे रख दूं तो उसको क्या बोलूंगी मैं? दैट इज योर पॉपुलेशन। ये वो पॉपुलेशन नहीं है, आई होप नाउ यू गेट द टर्म। जब मैं सभी डॉग्स को इकट्ठे कर रही हूं तो दैट इज योर पॉपुलेशन। जब मैं एक डॉग की बात कर रही हूं, दैट योर पर्सी की, तो दैट इज योर इंडिविजुअल। अब उसके बाद बच्चे एज अ कम्युनिटी, प्लीज राइट डाउन, दैट इज योर कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या आएगा? different population. अब उसके अंदर बच्चे आपकी ना जो आगे पीछे की जितनी भी मतलब कि आगे पीछे आप सिर्फ स्कूल में जा रहे हो तो आपके सिर्फ क्लासमेट्स, ठीक है, कितने सारी चीजें हैं ना। तो एज अ कम्युनिटी आपको वहां पे क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या मिल रहा है, दैट इज योर कम्युनिटी ऑन अ लार्जर स्केल, जहाँ पे आपको कुछ घास भी मिलेगी, कुछ पत्थर मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी फीडिंग करोगे, यहाँ से आप अपना फूड लोगे, यहाँ पे होम होगा आपका, यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्ट करोगे, ये आपका खाना खाएगी, ये आपको खाना देगी, या ये आपका खाना होगा, है ना। सो दैट इज ओवरऑल योर कम्युनिटी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर पिक्चर। और उसके बाद बच्चे दैट इज योर इकोसिस्टम, जिसमें पानी भी आ जाएगा। एंड दिस इज योर बायोम, जहां पे पूरी एक बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट। मुझे लगता है अगर मैं इसको आप लोगों को बताऊं तो इंडिविजुअल इज अ ऑर्गेनिज्म, एज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग एक्ट एज अ फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर रहा है जब वो, तो दैट इज नोन एज योर इंडिविजुअल। जो वो खुद इंडिपेंडेंटली काम कैसे कर रहा है, मेरा पेट क्या कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है, मैं उसको प्यार दे रही हूँ एज ए इंडिविजुअल। पॉपुलेशन में क्या आ रहा है? Group of the organism, that is same species that occupies a defined area. रहते कहाँ पे हैं? डॉग्स कहाँ रहते हैं? That is with your the families or maybe on the streets in India, but ऐसे जनरली होता नहीं बाहर की कंट्रीज में। पर रहते तो जमीन पे ही है ना सारे, ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान पानी के बीच में रह रहा है ना, नहीं ना। तो एक डिफाइंड एरिया में रह रहे हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या है बच्चे? When seldoms occur themselves to survive, actively engaged, not rigid or not your fixed. They can be large or they can be small. Please write down the population of the animals and the plants seldom occur themselves into a particular area जहाँ पे वो interact कर रहे हैं, जो उनकी surroundings है। आप यहाँ आ रहे हो, कैसे आ रहे हो? अपनी कार से आ रहे हो, अपनी कन्वेंस से आ रहे हो, फिर यहाँ के अपनी बुक्स से काम कर रहे हो, मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, पेन से लिख रहे हो, चप्पल डाल के आ रहे हो, सब कुछ जो है दैट इज अ कम्युनिटी है। एंड इकोसिस्टम
वो वहां पे बच्चे आपका एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो जाता है, और ज्यादा कम्प्लेक्सिटी से जब आप ध्यान से पढ़ते हो चीजों को. That is your complex system of the relationship in the living resources, that is your habitat and your residents. अब इसके बाद मैं फिर से इस पे जाना चाहती हूँ. So बच्चे, this is you, this is with the all human being. और जब तुम्हारे पेट तुम्हारे साथ आ रहे हैं या कोई भी और चीज आ रही है तो that is your community. समझ आई? एंड द फोर्थ वन इज योर बायोम. बायोम क्या है बच्चे? एक बायोजोग्राफिकल एक यूनिट है जो कि आपका एक आपके क्लाइमेट के अंदर फॉल कर रहे हैं. दैट इज योर बायोम. जैसे कि आपका डेजर्ट, इट कैन बी योर टैगा, इट कैन बी टुंड्रा, इट कैन बी योर सवाना, जहां पे एक जैसा क्लाइमेट होगा. अब जो लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं, आर दे डिफरेंट फ्रॉम द पीपल इन योर यूरोप? बहुत ज्यादा फर्क है, स्किन टोन में ही फर्क है. वाई? हमारे यहाँ पे क्लाइमेट कुछ और है. हमारे यहाँ पे द थिंग्स आर मेंट टू बी ब्राउन. ब्राउन स्किन होना हमारे यहाँ पे बाय नेचर है, क्योंकि हमारा बायोम ही ऐसा है. आप अफ्रीका जाओगे, वहां पे और टोन्ड लोग हैं. वाई? बिकॉज दे आर बिल्ट टू बी लाइक दैट. और इनफैक्ट आज हम लोग ना पढ़ेंगे हमारे एलिफेंट्स के बारे में. आपको पता है दो तरीके के एलिफेंट्स होता है, एक अफ्रीकन एलिफेंट और एक एशियाटिक एलिफेंट. कौन से ज्यादा बड़े होते हैं? अफ्रीकन. और वैसे एज ए ह्यूमन होमियो सैपियंस देखोगे वो भी एक एवरेज जो है ना कितने बड़े होते हैं. सारा कुछ इनफैक्ट लायंस भी आप देखोगे, जो हमारे अफ्रीकन लायंस हैं हमारे, वो कंपैरेटिवली थोड़े बल्की होते हैं. हमारे इंडियंस थोड़े से शैटर्ड होते हैं, पतले से होते हैं थोड़े से. क्यों? क्योंकि बायोम डिसाइड करता है आपका क्लाइमेट कैसा है. हम यहाँ पे कैसे कपड़े डाल रहे हैं? अभी कट स्लीव्स डाल रहे हैं, कोई स्वेटर नहीं डाल रहे, पर जैसे सर्दी आएगी तो क्या हो जाएंगे? स्वेटर में आ जाएंगे, कैप्स में आ जाएंगे, शूज में आ जाएंगे. तो दैट बायोम इज डिसाइडिंग कि हम कैसे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में हैं. क्या पोलर बियर कभी कैप डालता है? क्या गर्मियों में चेंज होता है? वो करता है अपने आप को? नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहता. अब वो डिपेंड करता है वो किस क्लाइमेट में रह रहा है. और पूरी अर्थ के बारे में बात कर रहे हो तो दैट इज योर बायोस्फीयर, जहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स होंगे. तो आई से वन बायोस्फीयर इज अ वेरी बिग टर्म. और बायोस्फीयर में बहुत सारे बायोम्स हो सकते हैं. यस, एक अर्थ के ऊपर बहुत सारे बायोम्स होते हैं. एंड कंप्लीट अर्थ इज अ बायोस्फीयर. बायो का मतलब क्या होता है? BIO. बायो इज लिविंग एंड स्फीयर इज जहां पे सारी लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं. बायोम का मतलब क्या है? एक तरीके का, एक क्लाइमेट के अंदर कैसे आप बिहेव कर रहे हो. सो यहाँ पे जब आते हो तो आप किसी और तरीके के हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो तब किसी और तरीके के होते हो, है ना. जब आप घर जाओगे, रिश्तेदारों के आगे जाओगे और जो पैसे दे रहे होंगे तुम किसी और तरीके के होगे. इज इट डन एवरीवन? देखो जी, एक बारी इसको गो थ्रू करो एंड ये अपनी लैंग्वेज में प्लीज़ लिखना शुरू करो थोड़ा थोड़ा सा. ये ना तभी समझ में आएगा जब आप लोग ना इसको प्लीज़ अपने आप बिहाफ पे लिखोगे. मैं पूरे मतलब कि ना लिखवाती नहीं हूँ, बट इन्वायरमेंट के अंदर ना मैं रिस्क नहीं ले सकती, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर प्रिलिम्स. तो इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, नॉट इवन अ 1%. तो अपने बिहाफ पे अपने छोटे छोटे करके नोट्स लिखो, क्योंकि जब आप हाथ से लिखते हो तो आपके सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं. आई, दैट इज लिसनिंग, राइटिंग, पानी पीते रहो टेस्ट के भी आते रहेंगे, सेंसेस एक्टिव. The part of the earth where the life can exist, the integrated one, इसको क्या बोलेंगे? That is your biosphere. Of course, bio का मतलब ये क्या होता है? That is your living. ठीक है. And the terrestrial part of the biosphere that is divisible into the numerous regions. So that is your. Is it clear everyone? इस पे कई बारी क्वेश्चन पूछ लेते हैं.
एक्चुअली इसमें ना डायरेक्टली नहीं पूछते, इसमें ऐसे पूछ लेते हैं क्या ये इकोसिस्टम सही है, क्या उसकी कम्युनिटी उसको ऐसे करेगी। तो आपको एक मतलब पता होना चाहिए कि क्या है उसका, उसके बाद फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ टेल मी, बायोस्फीयर के बारे में बात की हम लोगों ने सभी ने ना। सो बायोस्फीयर का सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है? दैट इज योर वेयर द लाइफ कैन एग्जिस्ट। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है इंडिया में? सबसे ज्यादा मैसिव पॉपुलेशन कहाँ पे? हाँ प्लेन्स में है, हाँ, इंडो स्टेट वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, यस दैट इज योर यूपी, बिहार, बंगाल, यस डेफिनेटली। यहाँ पे ही क्यों है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा? गंजेटिक प्लेन्स है। गंजेटिक प्लेन्स है, तो गंजेटिक मतलब प्लेन्स water- असम में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। क्लाइमेट ऐसा है कि देयर जैसे एग्रीकल्चर इज वेरी इजीली डन देयर। हाँ जी, ऑनलाइन बोलो कुछ, बताओ कुछ। Water, rivers. रिवर है, गंजेटिक प्लेन है, डेफिनेटली गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल रीजन जिसकी वजह से। अरे वहाँ पे क्षमता भी है, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बदनामी करना है यूपी की। एक्चुअली वहाँ पे एजुकेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, देयर इज अ वाइस वर्सा थिंग, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। आई एम फ्रॉम यूपी वाले। बात ठीक है, हम भी यूपी से ही हैं, हम भी इंडिया से ही हैं, तुम बता रहे हैं हम ऐसा नहीं है। इफ़ यू फ्रॉम यूपी फिर तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए ये चीज़। देखो वो बात बहुत अलग है। क्या अनपढ़ता उड़ीसा में नहीं है? उड़ीसा में बहुत लोग अनपढ़ हैं, सबसे ज़्यादा गरीब है, तो वहाँ पे क्यों नहीं है पॉपुलेशन? वहाँ पे इतना अच्छा क्लाइमेट है कि व्हाट, क्लाइमेट ही इतना अच्छा है कि वहाँ पे पॉपुलेशन वहाँ पे रेजाइड कर सकती है। यूपी में परिवारवाद ज्यादा है। सारे यूपी के पीछे पड़ गए, क्या बात है? मैं यूपी का हूँ। सारे यूपी के हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे यूपी के हैं, मुस्कान भी है, सौरभ आया नहीं अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास यूपी के। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट बच्चे दैट इज़ नॉट अ फैक्टर। यूपी में हमारी जो माता है ना, जो गंगा माता है, ये इतना का बर्डन उठा सकती है, तब करके वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है। तो जब भी हमें कभी इकोसिस्टम स्टडी करना होता है ना, तो पॉपुलेशन पढ़ी जाती है कि पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे, हाउ इज द पॉपुलेशन ओवर देयर। अब लद्दाख में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे इतनी कम पॉपुलेशन क्यों है? नाउ टेल मी यूपी वालों, कि लद्दाख में तो पॉपुलेशन ही बहुत कम है, वहाँ पे पढ़े लिखे भी है, सब कुछ है, तो वहाँ पे क्यों इतनी कम पॉपुलेशन है और इतनी स्कैटर्ड? वन ऑफ द फैक्टर इज सोर्सेस कम है वहाँ पे, यूपी में, बिहार में सोर्सेस ज्यादा है खाने के लिए। हाँ, बाकी यूपी वालों बताओ वाई? यूपी में अवेलेबल रिसोर्सेस। यूपी की स्थिति ऐसी है क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सारा इंडस्ट्री में तब्दील हो चुका है और आसपास के लोग यहाँ नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछ रही है? यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है कि लद्दाख में पॉपुलेशन कम क्यों है। मैंने तो पूछा ही नहीं अब यूपी, मैंने पूछा बोला मैंने सिर्फ कि यूपी वाले बताओ, अब बताओ कि व्हाई देयर इज अ लेस पॉपुलेशन इन योर लद्दाख नाउ। क्लाइमेट सपोर्ट ही नहीं करता, इतना हार्श क्लाइमेट है कि क्लाइमेट सपोर्ट ही नहीं करता बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को। तो जब भी कभी हम लोग किसी एनवायरनमेंट, किसी इकोसिस्टम को टिपिकली पढ़ते हैं कि वो अच्छा इकोसिस्टम है, वो कैसे बताते हैं कि वो अच्छा इकोसिस्टम है? जब पॉपुलेशन अच्छी हो किसी की। गांधी जी देखो, ये ना दो चीज़ें थी, इंडिया और चाइना। ये मैं वैसे ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता रही हूँ, बट अभी अपने आप को इस चीज़ को लेके
नीचा मत फील करो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जब नेहरू जी को चाइना वालों ने बोला था ना कि भाई तुम्हारा तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है, हमारा तो चलो एरिया इतना है फिर भी ऐसे चल रहे हैं, तुम लोग तो इतने ज़्यादा, वो कहते हैं मेरे लिए बर्डन नहीं है पॉपुलेशन, मेरे लिए ह्यूमन रिसोर्स है एंड आई एम ग्रोइंग। आप ये मत बोलो कि यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो कर सकते हैं, हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम उसको पाल सकते हैं, इतना अनाज है, इतनी पानी है कि जिसकी वजह से हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं उस पॉपुलेशन को। लद्दाख में भी बहुत कमी है, एजुकेशन की बहुत कमी है, वहाँ पे भी लोग पैदा करना चाहते हैं बच्चे, बट हार्श इतना क्लाइमेट है कि नहीं पैदा कर पाते वो चीज़ें। देयर आर फैक्टर्स, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे राजस्थान में ड्राई एरिया में यहाँ पे क्यों नहीं पॉपुलेशन ज़्यादा होती? बिकॉज द क्लाइमेट इज नॉट सूटेबल। और किसी भी हम लोगों को इकोसिस्टम पढ़ना है तो हम लोगों को उसकी पॉपुलेशन को देखना है। जैसे आज हम लोग देखेंगे दैट इज योर एलिफेंट के बारे में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? कर्नाटका में। अब यूपी में क्यों नहीं है? अब यूपी में क्यों नहीं है? अब बताओ दूसरी जगह कहाँ पे है सबसे ज्यादा? The climate of flora and fauna is suitable that there is अब a वहां पे area. इतना बड़ा हाथी कैसे चलेगा? या तो इंसान रह सकते हैं, यहाँ हाथी रह सकता है ना? या तो इंसान रह सकता है या तो हाथी रह सकता है। तो हर एक किसी का अपना इकोसिस्टम होगा, हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है। यूपी की स्पेशलिटी हो ह्यूमन बीइंग्स को करता है, कर्नाटका की स्पेशलिटी है कि वो एलिफेंट्स रख सकता है क्योंकि उसके बाद बहुत सारा क्या है, फॉरेस्ट कवर है, वेस्टर्न घाट्स हैं जिसको वो आपका अपने अंदर सिमोड़ सकता है। वाई देयर इज नो मैंग्रोव्स इन योर पंजाब, यूपी? कहाँ से हो जाएंगे मैंग्रोव्स? मैंग्रोव कहाँ के लिए बने? सॉल्टी वाटर के लिए, कोस्टल जोन्स के लिए, वो वहां होंगे जहां वो पाए जाएंगे। तो हर एक इकोसिस्टम अपने आप में क्या है, वो अपने ही, हमारी ना चैट जीपीटी को एक दिन पूछा किसी ने ना, एंड तुम भी जाके पूछ सकते हो, क्या ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ना, तूने रिसर्च वर्क देनी है, उसको बोलना है कि भगवान है, उसको पूछो, क्या ना, पर कोई सोर्स नहीं यूज़ करना फालतू का। कहते इतनी परफेक्शन से चीज़ें बनी हुई हैं, कहते देयर मस्ट बी वन ड्राइविंग फोर्स टू इनटू इट। कोई ना कोई एक फोर्स तो होगी उसके पीछे जो इसको सबको चला रहा है। इतने परफेक्शन से सब कुछ बना है, तो हर किसी का, हर एनिमल का, हर एरिया का अपना सिग्निफिकेंट क्या है, दैट इज योर चीज़ें हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी, दैट इज योर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये वाले आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, इसको भी आप लोग खुद अपने बिहाफ पे बनाते रहिएगा, ठीक है जी। सो अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योर सेंसेक्स दैट डिटरमिन द पॉपुलेशन ट्रेंड्स। हाँ जी, टाइगर का कितने सालों के बाद होता है? पहले तो मैं हटाऊं, तुम लोगों को क्वेश्चन पूछो ऐसे कैसे? 4 साल बाद। खड़ जा खड़ जा। हाँ जी, टाइगर का कितने सालों के बाद होता है? प्लीज राइट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू हैव टू डू इट रिलीजियसली। अब ये आप लोगों का ना एक वार्म अप टाइम हो गया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो टाइगर दैट इज योर 4 years के बाद, बिल्कुल सही, आफ्टर एवरी 4 years। एंड व्हाट अबाउट द लॉयन? रुक जाओ थोड़ा सा प्रोसेस, रुक जा, हर भी तेको पूछूंगी मैं, खड़ जा, मुझे पता है। लायन सेंसेक्स कब होता है जी? एवरी 5 years। डॉल्फिन ईयरली होता है जी, प्लीज राइट डाउन, दैट इज योर, हर साल, एवरी ईयर होता है। अच्छा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता तो हर 2 साल के बाद है ये, इंटरेस्टिंगली, पर बहुत टाइम से हुआ ही नहीं है, ये 2023 का ही चल रहा है अभी तक डाटा। अब देखो कि 2026 में भी आता है कि नहीं। पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट
कितने सालों के बाद जी? दैट इज योर 2 years के बाद कंडक्ट होता है। वेरी नाइस। हाँ जी, राइनो। राइनो, हाँ हरप्रीत। मैम 3 साल 3 years के बाद। एंड एलिफेंट? एलिफेंट, हाँ जी हरप्रीत। 5 एवरी 5 years। इसको याद करने का तरीका, हाउ टू रिमेंबर इट, प्लीज राइट डाउन द ट्रिक। सबसे ज्यादा किसका है? एलिफेंट, EL। उसके बाद 4 years किसका? टाइगर। फिर उसके बाद Rhino. अच्छा ये और एक लॉयन, एलिफेंट एंड योर लॉयन, फिर टाइगर। उसके बाद जी Rhino. राइनो। उसके बाद फॉरेस्ट। उसके बाद Dolphin. डॉल्फिन। सो प्लीज राइट डाउन, दैट इज योर ELTRFD। सो एवरी 5 years, 4 years, 3 years, 2 years, 1 year। हाँ जी बच्चे। मैडम ये फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट, हम लोग ना फॉरेस्ट को भी गिनते हैं मयूर। फॉरेस्ट कितने साल के बाद कितने रह गए, कितना परसेंटेज रह गया, ये सब कुछ देखा जाता है। आइडियली बोलते हैं कि 33% होना चाहिए कम से कम, पर ये है नहीं। ये लोयन और टाइगर दिखाया आपने, इसका 4 साल। हाँ जी बिल्कुल। देखो जी फिर से सुनो, टाइगर इज योर 4 years, लायन इज योर 5 years, गिंजेटिक योर डॉल्फिन इज योर 1 year, फॉरेस्ट इज योर 2 years, राइनो इज योर 3 years and elephant is your 5 years. So EL, हाँ जी। डॉग का क्या माना जाए? डॉग का सेंसेक्स नहीं होता जी। डॉग का सेंसेक्स कब हुआ? डॉग का सेंसेक्स कब होता? ये यूपीएससी नहीं पूछता। ठीक है। मैम लाइफ स्टॉक भी रह गया, वो भी 5 साल में होता आगे जाके करेंगे। तो इसको ना इस तरीके से लिख लेना प्लीज़ आप लोग, दैट इज़ योर FND। लाइफ स्टॉक सेंसेक्स हम लोगों का भी लिख लो, दैट इज़ योर 5 years के बाद होता है। लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक इज It's a cow, buffalo. काउ, बफलोज, जितने भी हम लोगों का होता है, दैट इज़ योर लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक भी लिख लेना, दैट इज़ योर 5 years। ये आगे जाके आएगा। लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब कि जो गायें हैं, बफलोज हैं, तो लाइफ स्टॉक। ठीक है एवरीवन। अच्छा, नेशनल लेवल पे कौन सा सेंसेक्स कंडक्ट होता है बच्चे हम लोगों का? सिर्फ और सिर्फ टाइगर। बाकी सारे हमारे जो आपके सेंसेक्स हैं वो किस पे कंडक्ट होते हैं? दैट इज योर स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है। एक्चुअली द वर्ड सेंसेक्स मैं बोल सकती हूँ इज रॉन्ग ओवर हेयर। ये वर्ड ना सिर्फ ह्यूमन के बेसिस पे आता है। इनफॉर्मली हम लोग बोल देते हैं एलिफेंट सेंसेक्स या फिर आपका टाइगर, पर अगर आप लोग कभी मेंस लिखोगे तो आप लोगों ने ना अवॉइड राइटिंग योर सेंसेक्स, राइट डाउन दैट इज योर पॉपुलेशन असेसमेंट या पॉपुलेशन ट्रेंड्स। क्यों? सेंसेक्स की बात हो रही हो। सेंसस में तो हम काफी कुछ आ जाता है, नॉट ओनली पॉपुलेशन काउंट करना। वो एक पर्टिकुलर इंसान का नाम भी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, जेंडर। जेंडर है ना, सब कुछ ही। हम लोग तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे। पर इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है बच्चे? जो हमारा टाइगर है सिर्फ वही एक ऐसा है जो कि नेशनल लेवल पे होता है। तुम्हें पता है टाइगर की तो स्टोरी बड़ी अच्छी है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि टाइगर वॉज नेवर द नेशनल एनिमल ऑफ योर इंडिया। कौन था? हु इज द नेशनल लायन था? यू नो दैट? यू नो दैट कि पहले लॉयन था, फिर ये टाइगर बना दिया गया बहुत बाद में। कौन सी ईयर में बनाया था? 73 के अंदर। क्या हुआ था इस टाइम पे? वर्ल्ड में ना एक बहुत अच्छी वेव चल रही थी। वो वेव क्या चल रही थी? एनवायरनमेंट बचाओ, एनवायरनमेंट बचाओ, एनवायरनमेंट बचाओ। और वहां पे नाम आया, कहते टाइगर का, कहते ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी
और इन्होंने क्या बोला, कहते हैं ये जो इंदिरा गांधी जी थे ना, ये गए आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका साइन करने के लिए, उन्होंने बोला अगर टाइगर नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे, बता। इवन वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर टाइगर। क्यों? अगर टाइगर नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। Balance the ecosystem. यस, दे बैलेंस द इकोसिस्टम। हाउ? फूड चेन में फूड करने जैसे अगर Generally, it maintains the life cycle of food वेरी chain. नाइस, वेरी नाइस। अगर टाइगर क्या खाते हैं? डियर, कार्निवोरस होते हैं वो, हर्बीवोरस खाते हैं, ठीक है। तो अगर डियर बहुत ज़्यादा हो गए तो क्या होगा? घास सारी खा जाएंगे, हम क्या खाएंगे फिर? हम डियर खाएंगे। नॉन वेजिटेरियन तो खा लेंगे पर वेजिटेरियन नहीं खा पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दैट इज़ यू। इसीलिए बच्चे, सिर्फ ये एक एनिमल था जो कि ना इसने एक स्पेशल इंटेंशन खींची और इसने बोला कि हाँ ये जो सेंसेक्स है हम लोगों का, ये क्या होना चाहिए आपका, दैट इज़ योर नेशनल लेवल पे होना चाहिए। बाकी सारे के सारे सेंसेक्स हमारे कैसे होते हैं, दैट इज़ योर स्टेट वाइज पे होता है। अब राइट डाउन, एलिफेंट्स जो पॉपुलेशन ट्रेंड है या फिर आपका पॉपुलेशन असेसमेंट है वो कैसे की जाती है। नाउ इट इज अगेन अ करंट अफेयर्स पार्ट। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो एक रिपोर्ट आई जी, एंड रिपोर्ट का नाम क्या है? दैट इज योर साइन। साइन, दैट इज स्टेटस ऑफ द एलिफेंट इन इंडिया, DNA बेस्ड सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन, दैट इज योर साइन। ये रिपोर्ट के अंदर क्या बोला जी इन्होंने? पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने ना 3 चीजें यूज की थी। यहां पे इन्होंने क्या चीजें यूज की? 3 चीजें यूज की। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी बच्चे कि इन्होंने सबसे पहली बार DNA बेस्ड मार्क रिकैप्चरिंग की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिसके कारण मतलब कि और ऑथेंटिक वे में ये 30,000 होते थे हमारे 2017 के अंदर, 2017 में, बट ये कम रह गए। कितने रह गए? 22,446। ये पहला एक एनिमल है जो हम लोग डाउन पढ़ रहे हैं, और आखिरी, नहीं तो इसके अलावा कभी भी डाउन नहीं जाता ट्रेंड। बट एलिफेंट का डाउन गया, क्यों? वाई? द रीजन इज वाई। यहां पे ट्रेंड कम हुआ, वाई? मैम कोचिंग नहीं 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 नहीं, Human पोचिंग ही नहीं हुई। सोचो सोचो सोचो, पोचिंग नहीं हुई थी। सोचो सोचो दोबारा, वाई इट हैपेंड। और मैं जवाब दे चुकी हूँ एक्चुअली में। क्यों हुआ जी, क्यों हुआ कम? प्लीज राइट डाउन बच्चे। ये ना पहली बार ना बच्चे DNA बेस्ड पे ज़्यादा हम लोगों ने ना एक्यूरेसी मेंटेन की। यहाँ पे पहली बार DNA यूज हो रहा था। जब DNA ट्रैकिंग की ना, उसकी वजह से कम हुआ। ज़्यादा एक्यूरेसी में हम लोगों ने पॉपुलेशन ट्रेंड्स को फॉलो किया कि हम देख के तो सही कि कितने हैं, और फिर भयंकर रूप में ये आपके जो हैं कम चले गए। दैट इज़ 22446। आप लोगों को ये टिपिकल नंबर्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है दैट इज़ कितने सालों के बाद जो सेंसेक्स होता है, और इनफैक्ट ये बार बार आता रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे दैट इज़ योर, आप लोगों ने एक पेज डेडिकेट कर देना, उसमें लिखना है दैट इज़ की पॉपुलेशन लिख लो ओवरऑल। और पॉपुलेशन हम लोग स्नो लेपर्ड पढ़ेंगे, हम लोग टाइगर पढ़ेंगे, तो इकट्ठे लिख देंगे इसको। और जब भी हम लोग लिखेंगे इसको तो बाकी हमें याद होते रहेंगे, हम रिवाइज करते रहेंगे कि एलिफेंट का कितना था, टाइगर का कितना था, लॉयन का कितना था। उससे ज़्यादा टाइम तक हम लोगों को याद रहेगा, ठीक है।
क्योंकि इसमें ना देखो, मैं तुम लोगों को सिर्फ स्टैटिक नहीं पढ़ाना चाहती, कोई फ़ायदा नहीं है स्टैटिक पढ़ने का। हाँ, द मूवमेंट तुम्हें लगता है कि एलिफेंट सेंसस दोबारा हो रहा है, यहाँ पे चेंज है, तो आप लोगों की खुद की ड्यूटी है, फिर आप चेंज कर लो। वैसे तो करंट अफेयर्स में LBM में भी अपडेट हो जाता है, बट स्टिल अपने नोट्स में भी उसको अपडेट कर लेना। तो आज आई अंडरस्टैंड कि आप लोग नहीं लेके आए नई कॉपी, पर प्लीज़ एनवायरनमेंट की नई कॉपी रखो और इसको कल लिख के लेके आना सारी चीज़ों को। और बहुत सारे पेजेस छोड़ना स्टार्टिंग में। एक आपका सेंसेक्स का ही पेज हो गया, वो छोड़ देना। अब दूसरा क्या हो गया, दैट इज़ योर नंबर। और इनफैक्ट प्रोजेक्ट्स भी इकट्ठे लिखेंगे। सो सिंपल ये पूछ लेते हैं, दैट इज योर आपका कि कैसे इन्होंने इस बारी कंडक्ट किया है, किस मेथोडोलॉजी से आपका इस बारी इन्होंने कंडक्ट किया है। दैट इज योर पॉपुलेशन असेसमेंट, दैट इज बाय योर साइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मेथड यूज किया जिसकी वजह से इस बारी हमारी पॉपुलेशन ड्रॉप हुई है, नॉट बिकॉज ऑफ पोचिंग। पोचिंग तो बच्चे बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। पहले ट्रेंड्स थे पोचिंग वाले, अब नहीं रहे हैं। हाँ जी, एक और पेज डेडिकेट करो, दैट इज योर प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट कौन सा है ये? 1992 में हम लोगों को अवेयरनेस है कि एलिफेंट को भी बचाना चाहिए। सिर्फ टाइगर नहीं, एलिफेंट भी कहते बहुत ज़रूरी है, पढ़ेंगे। एलिफेंट इज नोन एज द की स्टोन स्पीशी। वो क्या होता है, क्यों होता है, आगे जाके पढ़ेंगे। सो आफ्टर एवरी 5 years हम लोग इसका सेंसेक्स कंडक्ट करते हैं। अर्लियर इट वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट मेथड्स जो हमारे हुए हैं 2005 में, 10 में, 17 में, बट फाइनली वी हैव रिप्लेस्ड इट विद योर साइन एंड योर नाउ द टोटल नंबर इज योर 22446 फॉर योर एलिफेंट्स। इज इट डन? अब ये साइन मेथड में क्या चीजें 3 ऑप्ट की गई, बड़ी इंटरेस्टिंग, दैट इज योर एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन। प्लीज राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। 1992, द प्रोजेक्ट एलिफेंट इज 1992। एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन एक्चुअली में ना दिखाती हूँ ये आफ्टर दिस ना, वंस योर दिस हैंड आउट इज ओवर, तो उसके बाद LBM निकालूंगी, तो प्रॉपर हैप्स ही कल होगा। तो एम स्ट्राइप एप्लीकेशन वैसे किसके लिए यूज होती है? ये टाइगर के लिए है, ये टाइगर को। पर हम लोगों ने इस बारी पहली बार था जब हमने एलिफेंट के लिए भी इसको यूज किया। दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, क्योंकि एम स्ट्राइप्स जो एप्लीकेशन है ना, ये बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर दी। इन्होंने बोला कहते टाइगर का अच्छे से हो गया, हम लोग एलिफेंट का भी देखते हैं कि क्या है क्या, क्योंकि पूरे अर्थ पे ना सिर्फ हमारे पास या फिर एशिया, जो ये आपका वियतनाम वगैरह है, सिर्फ इनके पास ही एलिफेंट है और किसी के पास नहीं है। सो दैट इज योर एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन, हम लोगों ने पहली बार यूज की इसको। देन इज योर सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग हुई। जस्ट इमेजिन, सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग भी हुई कि ये वाला एरिया ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके एलिफेंट्स होता है। एंड द थर्ड वन इज योर जेनेटिक एनालिसिस किया। एंड इंडिया को क्या बोला गया कि इट इज होस्टिंग 60% ऑफ द वर्ल्ड्स एशियाटिक एलिफेंट। 60% पॉपुलेशन एलिफेंट्स की कहाँ पे है? इंडिया में। बोर्ड साफ क्यों नहीं दिखा रहा? साफ नहीं दिखा रहा, सॉरी, मैं अभी टीम को बोलती हूँ, टीम इसको एडजस्ट करती है। जस्ट अ मिनट। ओके, आई विल डू इट। कशिश मैम, प्लीज इसको यार ठीक करना। बोर्ड नहीं दिख रहा बच्चों को ना, इसको एडजस्ट कर दो, किसी पे फोकस चला जाए, मेरा रहने दो। एक बार ही देखना बच्चे, ठीक है? नहीं मैडम, बिल्कुल ब्लर आ रहा है। इसके ना हैंड आउट शेयर कर दो बच्चों के साथ। आपके साथ हैंड आउट आ रहा है जी व्हाट्सएप पे, एक बार ही उसको खोल लो।
अगर बाई चांस अभी भी कम आ रहा है आपको तो आप लिख सकते हो। वैसे मैं आपको खुद बोल रही हूँ, दैट इज़ योर एम स्ट्राइप्स ऐप। किस ये साइन प्रोसेस के अंदर 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ योर एम स्ट्राइप्स ऐप, देन इज़ योर सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग, द थर्ड इज one is your genetic analysis, and India hosts 60% of the world's Asiatic, that is your Asian lions बोल रही हूँ, सॉरी एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट्स। ठीक है जी, डन एवरीवन। एम स्ट्राइप्स की फुल फॉर्म लिखो जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ योर एम स्ट्राइप्स? एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन की फुल फॉर्म क्या बच्चे? दैट इज मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसकी फुल फॉर्म है एम स्ट्राइप्स। और इंटरेस्टिंगली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, व्हाट इज इट? डू यू नो कि आपकी जो टाइगर्स है ना, इनकी जो आपकी धारियां होती हैं ना, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, वैसे इनकी धारियां होती हैं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर ईच अदर, यूनिक होती हैं। जैसे हमारे थंब प्रिंट्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं ना, वैसे इनके आपके जो स्ट्राइप्स होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। इसकी वजह से हम लोग इसी से कैलकुलेट करते थे, और इसका एप्लीकेशन का नाम भी हमने एम स्ट्राइप्स ही रखा। पर इंटरेस्टिंगली यूपीएससी ऐसे टेढ़े क्वेश्चन जरूर पूछती है कि अच्छा एम स्ट्राइप्स है, डज इट मतलब कि इज नाउ अकाउंटेबल फॉर, इट इज ऑल्सो काउंटिंग योर एलिफेंट्स? यस, अब इस बार इन्होंने किया अंडर योर साइन। टाइगर तो कर ही रहा है, आपका एलिफेंट भी कर रहा है। दूसरी जगह चले जाते हैं तो फाइंड आउट। बच्चे टाइगर के लिए बनी है, दूसरा एलिफेंट है। हाँ जी, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए, कई बार जैसे हिमाचल से पता चलता है कि उत्तराखंड में मिला सर्विलेंस। टाइगर, हाँ फाइंड आउट हो जाता है। हाँ, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कि चलने वाले हैं। बोलते हैं कि जो एलिफेंट है ना, वो धीरे 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 हम लोगों के आपके अब किस पे शिफ्ट हो रहे, ईस्ट साइड पे शिफ्ट हो रहे वर्ल्ड के। ये माना जाता है कि आपका ओवरऑल जो ट्रेंड है ना, जब हम लोगों ने सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग की तो इसके ट्रेंड्स देखे कि अफ्रीका थे, फिर इंडिया आए, अब इंडिया से धीरे 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 करके वो आपके जो वियतनाम वाला रीजन है वहाँ पे जा रहे हैं अब। सो दे आर मूविंग। ये इनको एक बड़े एनिमल्स हैं, इनको बड़ा एरिया चाहिए होता है घूमने फिरने के लिए, दे आर नॉट द स्मॉल वंस। इसीलिए हमारे यहाँ पर टाइगर लॉयन हम लोग देखेंगे इतने ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास एरिया भी बहुत बड़ा है, सवाना टाइप है हम लोग, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, वी हैव बिग फार्म्स, बिग ग्राउंड्स। इसीलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर बिग गेम कंट्री भी बोलते हैं। ये बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं हमारे यहाँ। सेकेंड बच्चे, दैट इज यूज फॉर योर पेट्रोलिंग एंड सर्वेलेंस एंड इट इज डेवलप्ड बाय, ये एम स्ट्राइप एप्लीकेशन किसने डेवलप की है? प्लीज राइट डाउन, NTCA and WII, that is your WII, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ योर इंडिया। 2010 है बच्चे, WII। सो एम स्ट्राइप एप्लीकेशन, आपके पास हैंड आउट पहुंच गया मयूर? जी मैडम। आपके पास हैंड आउट पहुंचा, टीम ने आपको शेयर किया? हाँ मैडम, आया था मेरे पे एक मैसेज। हाँ, फिर वो एक बार ओपन कर लो साइमल्टेनियसली ना, वो कर सकते हो लैपटॉप से अटेंड करके। तो अगर क्लियर नहीं है बाई चांस तो वहाँ पे कर सकते हो। ये भी आप बता देना, ये अफ्रीका से एशिया, एशिया से वियतनाम गया। मतलब कि वो नहीं लिखना, वो मैंने आपको सिर्फ वो बताया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो नहीं लिखना, ऐसे नहीं करना। कई चीज़ें मैं बस वो पर्सनल लेवल पे बताती हूँ, ये नहीं लिखना, दैट इज़ नॉट टू बी रिटन। ठीक है, वो नहीं लिखना कि इस साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि ट्रेंड्स है बच्चे वो आपके। वो कभी कभी आप देखते हो डिस्कवरी वो देखा करो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें निकलती है, तो वो बोल रही हूँ मैं, बस मेरा इंटरनल डिस्कवरी चैनल खुल गया था। हाँ, स्टेट टू स्टेट तो बहुत ज़्यादा माइग्रेट करती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है एलिफेंट की? प्लीज़ राइट डाउन, कर्नाटका। अब जहाँ पे ये आपने 2246 लिखा है ना, तो उस पॉपुलेशन में आप लोगों ने उसी के नीचे लिखना है, दैट इज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है पॉपुलेशन, दैट इज़ योर कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड एंड योर ओडिशा। KATKUO। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि
एलिफेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? सो दैट इज़ योर कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड एंड योर ओडिशा. यू कैन ऑल्सो सी टू द वर्ड्स द नंबर्स ऑल्सो कि कितना ज़्यादा है कितना कम है. तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, असम में बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है, केरला में बहुत हैं, उत्तराखंड में भी काफ़ी अच्छे नंबर में है, एंड योर लास्ट वन इज़ योर ओडिशा. टॉप 6. तो कई बच्चे ये भी पूछेंगे कि मैम फिर मेरे घर के आसपास भी मुझे भी दिखाई देते हैं कई बार. देखो पंजाब हरियाणा में वो सिर्फ थोड़े थोड़े ही रखे होते हैं, वो ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े चंक में है. ठीक है, वैसी बात नहीं करनी हम. मैंने कहा मैं बता दूँ उससे पहले कि कोई डाउट आया ऐसे रिलेशन में. डन एवरीवन. सो नेक्स्ट इज बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं. प्लीज राइट डाउन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. मैडम उस लिंक को ओपन कर लो. हाँ जी, तो चिड़ियाघर वगैरह में जो सारे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चिड़ियाघर में, जू में जितने भी होते हैं वो सारे के सारे काउंट होते हैं जी. ऑफ कोर्स, उनको क्यों छोड़ेंगे. हाँ एग्जैक्टली. एलिफेंट, टाइगर तो नहीं रख सकते आप पर्सनल, एलिफेंट ज़रूर रख सकते हो. पर यहाँ पे तो वो भी अलाउड नहीं है चंडीगढ़ और यूपी पंजाब में तो, क्योंकि इट्स नॉट, आप अपना हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा. एलिफेंट की तो परमिशन होती है, मैम उसकी भी. हाँ, परमिशन होती है, ऐसे नहीं आप लोग रख सकते. जैसे बाज भी नहीं रख सकते, जो इंडेंजर्ड वगैरह है इनके साथ कोई पक्का इसका तो कोई वो नहीं है. हाँ जी, कैमल मैम कैमल. हाँ जी बिल्कुल. उसका भी मतलब कि ये भी वाइल्ड भी होते हैं, पेट भी होते हैं. हाँ जी, की डिस्ट्रीब्यूशंस दैट इज़ योर वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा बच्चे. फिर उसके बाद ओवरऑल दैट इज़ योर नॉर्थ ईस्ट एंड योर ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, क्योंकि कर्नाटका में तो कर्नाटका इज़ योर वेस्टर्न घाट ओनली. ठीक है, उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट दैट इज़ योर असम, ऑफ कोर्स वो आता है. फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया एंड योर ईस्टर्न घाट्स दैट इज़ योर ओडिशा वाला रीजन. ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा. एंड द लास्ट वन इज़ योर गंजाटेक एंड योर शिवालिक, जो कि आपका उत्तराखंड वाला रीजन आ रहा है. तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी पूछ लेते हैं. तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, दैट इज़ ऑलमोस्ट द डबल, दैट इज़ योर वेस्टर्न घाट्स. क्यों, यहाँ पे कौन सी स्टेट थी, कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु भी इनफैक्ट वो भी क्या है. तो उनकी अब अगर इकट्ठी करोगे तो ऑलमोस्ट 12,000 पहुँच गई. तो ये भी पूछ लेते हैं, स्टेट वाइज भी पूछ लेते हैं, आपको रीजन वाइज भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा. ठीक है, डन एवरीवन. ओके, इस एलिफेंट ना एक ऐसा एनिमल है जो कि नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ द इंडिया. ये बड़ा फेमिलियर सा ना आपका बड़ा सोशल एनिमल है. अगर आप इसको आज घास खिलाते हो, तो जब मैं केरला भी गई थी ना, वहाँ पे बोला था, कहते अगर आप ना 5 साल बाद 10 साल बाद भी आ रहे हो तो वो आपको रिकॉग्नाइज कर जाएगा. सेम एलिफेंट, इनकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है. आपने बहुत बार देखा होगा कि इनके अपने बच्चे के साथ बड़े क्यूट वीडियोस आती हैं और ये सब कुछ. ये बड़े सोशल एनिमल्स हैं ये, जिसकी वजह से इनको नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा मिला. ये ब्रेन साइज में मैटर करता है कैसे. हाँ, ये मेट्रियार्कल सोशल ग्रुप्स में रहते हैं बहुत ज़्यादा. मदर्स जो है ना इकट्ठी रहती हैं इनकी, और अपने बच्चों को लेके उनकी सेफ्टी को. यस, द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 70 अप्रॉक्सीमेटली, पर इससे ज़्यादा साल के भी होते हैं ये. बट यूजुअली इनका जो लाइफ स्पैन रहता है दैट इज़ जो 70 ईयर्स का रहता है. मेल्स पता है, जो मदर्स हैं और बच्चे हैं इकट्ठे रहते हैं, मेल्स अलग से रहते हैं बैचलर्स ग्रुप में. हाँ, इट कैन बी क्वेश्चन. पता है यूपीएससी ऐसी चीज़ें पूछती है, ऐसे अजीब से ना कई बार ये टर्म्स पूछ लेते हैं जी. ऐसे ये मैट्रियार्कल अलग रहते हैं, मेल्स जो हैं अलग से रहते हैं, ये अलग से रहते हैं. इनका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं. दैट इज़ योर 22 मंथ्स, दैट मीन्स 2 साल अप्रॉक्सीमेटली. तो सेंसेक्स कितने टाइम के बाद होता है इनका, अब समझ में आया कि इतना टाइम क्यों दे रहे हैं हम. 2 साल का तो जेस्टेशन है, कैसे दे देंगे, वो पूरा
1 साल के लिए, तो उसमें गुड गैप डाल के वो लोग आपका उसकी पॉपुलेशन असेसमेंट करते हैं। हाँ जी, सिंगल काफ पैदा करते हैं आफ्टर 4 to 5 ईयर्स, जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 साल के बाद इनकी असेसमेंट और ट्रेंड्स को नोटिस करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? रजनीश जी आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ। सिंगल काफ मतलब कि एक अकेला बच्चा देते हैं ये 4 से 5 साल में। 5 साल के अंदर सिर्फ एक ही बार बच्चा देते हैं सिंगल काफ। द लॉन्गेस्ट अमंग द मैमल्स। अच्छा, इसको कीस्टोन स्पीशीज क्यों बोलते हैं? अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज नोन एज योर कीस्टोन स्पीशी। ये तो आपने सबसे पहले बताया था। मैंने बताया था, बताओ फिर। कीस्टोन स्पीशीज एलिफेंट क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? मैंने कब बताया? मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ। आप इतना ही बताया था बस आपने कहा था आगे बताया मुझे। उसको बोलते नहीं बताया था। ठीक है, वाई इट इज नोन एज योर कीस्टोन स्पीशी। बच्चे जी पढ़ना है इसको। दैट इज कीस्टोन स्पीशी होती क्या है? दोस्त Keystone species are those species that impact on an ecosystem is disproportionately large compared with its population or abundance. Elephants are often called ecosystem engineers because they physically modify habitats and very create. important, please write down, they are known as the ecosystem engineers. ecosystem engineers बोलते हैं इनको। they are known as the they are keystone species and they are also known as your ecosystem engineers. अब ये टर्म क्यों बोलते हैं? because they physically Modify habitats and create conditions that Maintain the benefit balance of हम पढ़ रहे हैं मैं पढ़ रहे हैं हम, एक सेकेंड जी। modify habitats and create conditions that benefit many other species. आपको पता है जब ये खाते पीते हैं, सपोज करो इन्होंने आपका फ्रूट खाया, तो जब ये फ्रूट खाते हैं, उन्होंने कर्नाटका में खाया, कल दिन को वो कहाँ चले गए? चलते 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 केरला में चले गए, फिर तमिलनाडु में चले गए। अभी जहाँ जहाँ रास्ते में जा रहे हैं ना, एक तो जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे अपना रास्ता बना देते हैं, इतने ह्यूज होते हैं और झुंड में चलते हैं। कोई ऐसा कोई है कि एनिमल्स अकेले चलते हैं? जब चल रहे हैं तो इकट्ठे ही बहुत सारे एलिफेंट्स इकट्ठे चल रहे होते हैं, 50 से 60 इकट्ठे एलिफेंट्स जो इकट्ठे चल रहे होंगे। और जब ये चलते हैं इकट्ठे बच्चे, तो उसके बाद वहाँ पे एक पाथ क्रिएट हो जाता है बाकी छोटे छोटे एनिमल्स को फॉलो करने के लिए। अच्छा, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे ना पानी था, हमने पानी पिया, तो हम दोबारा यहीं पे जाएंगे पानी पीने के लिए, कुछ करने के लिए। एंड प्लस जब उसने एक जगह पे अमरूद खाया और वो चल रहा है, तो वो पूप करेगा, और उसकी पूप से बच्चे हमारे सीड्स जो हैं वो डिफरेंट जगह पे गिरेंगे, और वो क्या करेगा आगे? वो आपके जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स करेगा, और वहाँ जहाँ से चलेगा वहाँ पे और भी सारे आपके प्लांट्स उगेंगे उसके। That is the why it is known as ecosystem your engineers and keystone species। बच्चे तब बोलते हैं, सपोज करो कि दिस इज द ना गेट। आप लोगों ने ऐसे गेट देखे पुरातन जो आपके ना बहुत हेरिटेज हमारे विलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे तो ये गेट जो है ना पत्थरों से बना होता है ऐसे करके। इसमें से अगर एक आपका स्टोन गिर जाए तो सारा का सारा कोलैप्स। जैसे टाइगर पड़ा था ना, इवन टाइगर इज अ कीस्टोन स्पीशी। ऐसे बहुत सारे होते हैं, एलिफेंट इज वन ऑफ देम। एलिफेंट जो है इतने सारी चीजें करता है अपनी लाइफ टाइम के अंदर कि अगर वो अपना हिल रहा है उसकी पॉपुलेशन, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। पढ़ो जी इसके अलावा, दैट इज modify vegetation by feeding on the जी By feeding on trees, shrubs पूरी and बिल्डिंग grasses. गिरा देगा वो अपनी, हाँ जी वो अपनी पूरी बिल्डिंग गिरा देगा अपने आप। हाँ जी बिल्कुल, दैट इज नोन एज योर कीस्टोन स्पीशीज। जी प्लीज़ जब ना कोई सेंस है या फिर आप लोगों को कोई डाउट होता है प्लीज़ तभी बोलिए, क्योंकि ना क्लास डिस्टर्ब होती है। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन
जब आपको डाउट है तभी आप लोग जो है इंडल्ज हुआ करो, कि अगर आपको कुछ लग रहा है, या फिर आप टाइप कर सकते हो जी। By feeding on trees, shrubs and grasses, elephants influence forest structure. That is your forest structure and prevent the excessive woody growth. साफ कर रहे हैं वो एक रीजन को, मैंने बताया जहाँ चल रहे हैं वो एक रास्ता बना रहे हैं, अपना पाथवे बना रहे हैं, और बाकी एनिमल्स को भी हेल्प करते हैं कि यहीं से चलो। हम भी जब जंगल में गुम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फिल्म में देखते हैं, वहीं देखते हैं कि अच्छा अच्छा यहाँ से कुछ जा रहा है तो यहीं से चलते हैं, तो पाथ होता है वहीं से ही जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज योर, दैट इज योर सीड डिस्पर्सल। They consume fruits and disperse seeds over long distance through dung, helping forest regeneration. दैट इज योर फॉरेस्ट रीजनरेशन। जब ये चल रहे हैं फिर उनके आपके डंक से क्या होगा, जो सीड्स हैं वो फिर से आपका क्या बना देंगे, एक तो मैन्योर मिलेगी उनको, और अल्टीमेटली वो फिर से आपके पौधे उगेंगे। देन इज टू क्रिएट द वाटर सोर्सेस जी। During dry periods, elephant can dig or enlarge water holes. या यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग, कि जो एलिफेंट्स है ना बच्चे, इनके पास इतनी एबिलिटी होती है, इनको पता लग जाता है कि नीचे ना पानी है, और फिर ये खोदना शुरू कर देते हैं। अपने आप तो पानी पीते ही हैं, फिर डियर, रैबिट्स, जो हेयर्स हैं, वो भी आगे पीछे जो छोटी छोटी स्पीशीज हैं वो भी वहाँ पे आके पानी पीती हैं। पानी तक कैसे पहुँचना है, क्या कुछ करना है, तो दैट इज अ फैक्टर। अच्छा, कैन द एलिफेंट कैन स्विम? अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। कैन एलिफेंट स्विम? Rivers तो क्रॉस करते हैं, but ये नहीं करते हैं। हाँ, दे डू यू नो, कि जो जिनकी मोटी चमड़ी होती है। अच्छा, आप लोगों ने स्विमिंग सीखी है? जो बंदा ना हैवी होता है ना वो कभी नहीं डूबता, वो बहुत अच्छा फ्लोटर होता है, और जो पतला होता है ना वो डूबता है पक्का। जो पतला होता है वो डूबता है। वाई? क्योंकि उसमें जो आपका मास है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और आपकी ऑटोमेटिकली लंग्स जो है बिहेव करते हैं एज अ जैकेट। बस आपके मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए। जब आप स्विमिंग सीखते हो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्टर यही समझाता, तो इसको बोलते हैं दैट इज योर पैचीडर्मा। ये जो मोटे मोटे एनिमल्स हैं, जो मोटे इंसान हैं, ये अच्छे स्विमर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास नेचुरली इतनी बिल्ट है, इसको बोलते हैं दैट द वर्ड इज पैचीडर्मा। बहुत मोटी खाल वाले एनिमल होते हैं, जिसके कारण ये कभी भी ड्रॉन नहीं होते, कभी डूबते नहीं है, ये फ्लोट करते हैं आसानी से। इनका जो फैट है ना वही इनके लिए क्या होता है, दैट इज योर लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। जो हिप्पो है या फिर कुछ है, ये सभी एक जैसे हैं, तो इसको बोलते हैं पैचीडर्मा। दे कैन आस्क यू, दे आर पैचीडर्मा, कैन दे स्विम? यस, दे आर पैचीडर्मा एंड दे कैन स्विम। ये आगे आएगा अभी, ठीक है। सो दैट इज अ पिक्चर। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ वन इज टू मेंटेन द ग्रासलैंड एंड Forest mosaics, their movement and feeding create a mix of open areas and forest patches, increasing habitat diversity. फिफ्थ। Support each other species. Their activities create food, shelter and pathways that benefit numerous plants. ठीक है, बाकी सबको भी कर रहा है। देन इज योर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। Elephant dung returns nutrients to the soil and हाँ, support अपने आप insects. खाते भी है, फिर उसके बाद दोबारा से करते हैं, उसको भी न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। और मैंने बताया कि कहीं कहीं तो हमारे सीड्स जो हैं आपके हम लोग यूज़ भी करते हैं, ज़बरदस्ती आपके पिग्स को खिलाते हैं, एलिफेंट्स को खिलाते हैं, और वो फर्मेंट होते हैं, फिर उसके बाद कॉफ़ीज़ बनती है अरेबिका और रोबस्टा जैसी। सो दैट इज़ द थिंग। समझ आई जी एवरीवन? सो द elephant are the keystone species because they are feeding, movement and the seed dispersal and the habitat modification has an proportionate impact on the ecological structure, processes and the biodiversity. So this is your elephant, everyone. हाँ जी, इट इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ द इंडिया। प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1991 टू 1991 एंड 1992 के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। क्या प्रोजेक्ट का क्या बेस था बच्चे? द सिंपल द मिशन वॉज कि हम कंजर्व करें हमारे एलिफेंट्स को, देयर हैबिटेट, कॉरिडोर्स को, एंड रिड्यूस करें एनिमल एंड ह्यूमन एंड एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को। हम लोग इसको करें, आपका ख़त्म करें। ये कितने टाइम के बाद होता है? एवरी 5 टाइम्स के बाद।
एंड पहले हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट काउंट करते थे, अब हम लोग क्या करते हैं, दैट इज योर। उसके बाद बच्चे डंक ना सैम्पलिंग के थ्रू भी हम लोग ना देखते थे कि एलिफेंट है, ये डंक दूसरा है, ये डंक दूसरा है, ऐसे भी हम लोगों ने काउंट किया। अब तो हम लोग सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं और साइको यूज़ कर रहे हैं, पर डंक भी हम लोगों का एक मेथड है। अब नई अप्रोच में क्या है, दैट इज योर DNA सैम्पलिंग होती है, जिसके थ्रू हम लोग इसको देखते हैं कि अच्छा दिस इज़ द फैक्टर जिसकी वजह से हम लोगों को कलेक्ट करना है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। ओके, स्पीशी कर ली है हम लोगों ने। ओके, व्हाट इज द लीगल स्टेटस फॉर दिस? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बच्चे ये आपका शेड्यूल 1 में आते हैं, प्लीज राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज योर लीगल स्टेटस क्या है, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। What is the scientific name of your elephant? That is your Elephanta maximus. जो मैक्सिमम नहीं होता, the root is maximum, तो वहीं से याद रखना कि बड़ा है तो इसको मैक्सिमस बोलते हैं। ओके, कैन यू टेल मी IUCN का क्या स्टेटस है इनका? प्लीज राइट डाउन। जहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 बताओगे, यस दैट इज योर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इंडेंजर्ड, प्लीज राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लिखा नहीं हुआ है इसमें, प्लीज राइट डाउन। अब इसको इकट्ठे लिखना है, IUCN का जितने भी स्टेटसेस है ना बच्चे, ये आप लोगों ने खुद अपने आप बिहाफ पे लिखना है जी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 5 साल बाद होता है। डंक से हम लोग जो है आपका DNA टेस्ट कर रहे हैं इनका, ऐसा नहीं है कि इनके खून के सैंपल लिए जा रहे हैं, डंक के थ्रू ही हम लोग इनके DNA टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। दैट इज योर कीस्टोन स्पीशीज दैट मेंटेन द फॉरेस्ट बैलेंस को मेंटेन करता है। सो नेक्स्ट इज बच्चे, इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं दैट इज योर रम्पलिंग साउंड। वो अप टू 5 माइल्स तक फैलती है इनकी, एंड 7 टन्स, मतलब कि 700 किलो तक ही अपने आप पर जो है भार उठा सकते हैं, ठीक है जी। एंड इट इज़ ओनली फाउंड इन योर एशिया एंड योर अफ्रीका, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन। एशिया एंड अफ्रीका में ही होते हैं जी, एशिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट, they are the pachyderma animal। pachyderma बच्चे एक तो एलिफेंट भी होता है और प्लस ये कौन है, कौन सा एनिमल है, राइनो, यस दैट इज योर राइनो। लार्ज थिक स्किन्ड मैमल्स, दैट इज योर हिप्पो है, राइनो है, एलिफेंट है, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर पैचीडर्मा बोलते हैं। मोटी स्किन, डर्मा जहाँ पे आ जाए ना, डर्मा दैट मीन्स स्किन, डर्माटोलॉजिस्ट जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, एंड सो ऑन। सो ये हमारे एलिफेंट हैं, ये हिप्पो हैं। IUCN स्टेटस प्लीज राइट डाउन बच्चे। 3 तरीके के एलिफेंट्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। एक होता है बच्चे दैट इज अफ्रीकन बुश एलिफेंट, देन इज अफ्रीकन एलिफेंट, फॉरेस्ट एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट। इन तीनों का ही बच्चे क्या है हम लोगों का, इंडेंजर्ड है। सिर्फ अफ्रीकन बुश का है जी, दैट इज योर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जहां पे बुश आ रहा है ना, अफ्रीकन बुश, वहां पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड आ रहा है। बाकी हम लोगों ने जो बात की है वो एशियन एलिफेंट थे, वो इंडेंजर्ड है, उसका जो स्टेटस है दैट इज इंडेंजर्ड। तो फॉरेस्ट क्या बताया आपने मैडम, बाद में 3 बताया ना आप। एक्चुअली देखो, होते तो ना 2 तरीके के ही हैं। एक होता है बच्चे जो एशिया में मिलते हैं जो एलिफेंट, और एक अफ्रीका में मिलते हैं। बट अफ्रीका में भी ना 2 तरीके के मिलते हैं, ये इतना पूछा नहीं जाता। वैसे अगर आप सिंपली ये भी याद रख लोगे ना कि एलिफेंट का जी इंडेंजर्ड है, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पर पता नहीं लगता आजकल UPSC का, तो इसलिए मैंने ये भी लिखा हुआ है कि जो हमारे अफ्रीकन बुश एलिफेंट है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। बाकी अफ्रीकन जो हमारे फॉरेस्ट एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड है, और जो एशियन एलिफेंट है हम लोगों के वो भी इंडेंजर्ड है। तो आप सिर्फ इतना याद रखो,
जब आप लोग अपनी बुक्स बनाओगे ना तो आप लोगों ने IUCN लिखना है और उसके साथ ही Schedule 1 Schedule 2 लिख देना। तो टोटल नंबर कितना है जी? 2 to 4 to ठीक है जी। कितने टाइम के बाद होता है? 5 years, वाई दे नोन एज योर इकोसिस्टम इंजीनियर्स? क्योंकि बैलेंस बनाते हैं forest। दैट इज योर फॉरेस्ट बैलेंस। और जंगली या ठीक फॉरेस्ट। है। राइनो का कितने टाइम के बाद होता है? 3 years, 3 years। 3 इयर्स के 3 बाद। 3 बिल्कुल सही। And एंड हिप्पो हुप्पो नहीं होते हैं कुछ, जो मैं बताऊंगी वो वही है, नहीं बाकी नहीं करने, ना कुत्ते नहीं करने ना हिप्पो, ये नहीं करना। आपने उसको बताया था ना, बोल गए। नहीं नहीं हिप्पो नहीं बताया मैंने दूसरे बच्चे, कुछ राइनो बताया है, बट इट इज नेवर द हिप्पो। मैंने कभी नहीं करवाया हिप्पो, तो अपने होशो आवाज में तो नहीं करवाया। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। दिस इज ऑल्सो वन फैक्ट। जब आप लोग ना अपना IUCN लिखोगे, IUCN थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि Schedule 1 क्या है, दैट इज़ योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अंदर बच्चे Schedule 1 में ये अलग से मुझे टॉपिक लेना पड़ेगा, आगे आएगा भी तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसके अंदर जो भी बच्चे Schedule 1 के अंदर जो चीज़ें आती है, हम उसके ऊपर बिल्कुल भी पोचिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो थर्ड आएगी ना कैटेगरी, उसमें बोलते हैं कर सकते हो, सेकंड में कुछ कंडीशन होती है कुछ कुछ एरियाज में, पर फर्स्ट तो इज लाइक कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। CMS अपेंडिक्स 1 के अंदर आती है, साइट्स अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, ये भी नोटिस करो, ये भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है। जो एशियन हमारे एलिफेंट्स है बच्चे, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक तो हमारे इंडिया का ऑब्वियसली, और सुमात्रा। वेयर इज सुमात्रा? सुमात्रन इंडोनेशिया एंड श्रीलंकन हम लोगों के, दैट इज योर एलिफेंट्स होते हैं। ये भी हमारी एक और वैरायटी होती है। ठीक है जी। सो अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता है इनकी आइवरी क्या होता है? व्हाट इज आइवरी? ये पहले ही ब्लर है, मैं बता रही हूँ, ये अभी ब्लर है, ये अपने आप ही ब्लर है। Elephant. हाँ, दैट इज योर दांत। हिप्पो का दांत और एलिफेंट के दांत, इनमें क्या फर्क होता? क्या हिप्पो के दांत हो सकते हैं बेचारे के, ट्रेड हो सकता है उनका? Right. इनका ना वैसे पढ़ो कि क्या डिफरेंस क्या है। ये हिप्पो के आइवरी की बात हो रही है और एलिफेंट के, तो ये तो पुराने बुजुर्ग तुम्हारी दादी के में भी टाइम की बातें होंगी, जो वो बोलते हैं हमने तो हाथी के दांत के चूड़ा भी डाला हुआ है, ऐसे भी मतलब कि लोग होते हैं, और वो बहुत आम होता था। अब तो भाई क्राइम है सबसे बड़ा, अब नहीं है ये चीज़ें, बट उस टाइम पे था। तो इनमें क्या फ़र्क होता है बच्चे? सोर्स क्या होता है? दैट इज़ योर, प्लीज़ रीड, दैट इज़ योर लोअर कैनाइन, और ये क्या होता है? Upper incisor. दैट इज़ अपर इंसीजर होते हैं, जो आपके एलिफेंट के होते हैं वो अपर होते हैं, और इनके क्या होता है? लोअर वाला होता है। इट कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हार्डनेस में क्या फ़र्क होता है? दे आर वेरी हार्डर एंड मोर, दे आर ब्रिटल एंड डिफिकल्ट टू कार्व। और वहीं पे दूसरे वाले एलिफेंट बच्चे जो हैं हम लोगों का, दे आर वेरी, Softer and it is easier to carve. प्लीज़ इसको रीड कर दो। Elephant ivory are softer and easier to carve intricate designs. हम लोग उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, तो भी मैंने बता रही हूँ कि उसकी बैंगल्स भी बन जाती हैं, तो दे आर वेरी इजी एंड सॉफ्ट टू डू इट। ये पहले इसकी बहुत पोचिंग होती थी, अब नहीं है, अब बहुत डिफिकल्ट हो गया है। फिर उसके बाद बचे आइवरी स्ट्रक्चर क्या होता है? डेंस एंड टफ, बड़े हार्ड होते हैं। और यहाँ पे Smooth with concentric lines called staggered lines. श्रेगर्स लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसीलिए इसको काटना जो हो जाता है वो आपका इजी फॉर्मेट में हो जाता है। वेयर एज द ट्रेड रेगुलेशन क्या है बच्चे इनकी? इट कैन बी ट्रेडेड, It can be traded but requires an export permit. इसमें आपका ट्रेड हो सकता है हिप्पो वाला। वो साइट्स ना आपकी कन्वेंशन है, वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट, आपको परमिशन लेनी होती है। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो एलिफेंट का भी, पर उसका बहुत बड़ा ना आपका डिक्लेयर होना चाहिए, कुछ लाइसेंस होता है। ओवरऑल ये मोस्टली बैंड ही है। वो ऐसा हो सकता है कि अगर भारती मर ही गया, उसके बाद वो करोड़ों का बिक जाता है, बहुत बड़े बड़े रईस उसको ख़रीद लेते हैं, जो रिच फैमिलीज़ होती हैं करने के लिए।
बट ओवरऑल ये अब मोस्टली जो है आपका क्या है, दैट इज़ योर बैंड है, ये चीज़ है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर ट्रॉफी हंटिंग बोलते हैं, ट्रॉफी हंटिंग। प्लीज़ राइट डाउन, इसको लिख के लेके आना, दैट इज़ TROPHY, ट्रॉफी हंटिंग। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं बता दूँ ये नाम बच्चे बिल्कुल सेम है, और इनफैक्ट जैसे माइक है, एम स्ट्राइप्स है, ये आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो इसको, तो इट इज़ नॉट एन एजेंडा। ट्रॉफी हंटिंग बोलते हैं इसको। इसमें पता है क्या होता है कि कोई आपका एनिमल जो है वो पागल ही हो गया, अब उसको मारना ज़रूरी है, तो वर्ल्ड में एक नोटिफिकेशन आती है, तो बड़े बड़े पुराने जो रईस लोग होते हैं फिर वो आपकी बोलियां लगाते हैं कि आपको मारने का, उसको एक बारी के लिए भी देते हैं, शिकार करने के लिए भी, और जो उसकी स्किन होती है, जो उसके टीथ होते हैं, वो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। सो इसको ट्रॉफी हंटिंग बोलते हैं, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट टर्म, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन लॉयन एंड योर एशियन लॉयन? इसमें इतना ही फ़र्क होता है बच्चे, ये ना इनके जनरली जो आपके ईयर्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं और यहाँ पे स्मॉलर होते हैं। ये ओवरऑल स्मॉल है, आपको यहाँ पे लार्ज दिखाई देगा, वहाँ पे आपको छोटे दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे फ्रंट जो है आपके 5 फुट का है, यहाँ पे 5 फुट 3 इंच का, मतलब कि कंपैरेटिवली ये हमेशा क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं अफ्रीकन, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट? द प्रोजेक्ट इज़ योर 1992 का प्रोजेक्ट है बच्चे जी, इसको पढ़ना, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स। Objectives: protect elephants, habitats, corridors, mitigate human-elephant conflict, welfare of domesticated ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। क्या क्या है इसके? एलिफेंट रिजर्व्स कौन बच्चे हमारे बनाता है? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? ज्योग्राफी में पढ़ा है हम लोगों ने, लर्न भी किए हैं सारे। 18 है। अच्छा, वेरी नाइस। हरप्रीत जी कहाँ पहुँचे हो? आगे पीछे थोड़ा बहुत भी हो जाता तब भी बात है, 89 कैसे? नहीं 18 है, 18। अच्छा वो रिजर्व्स हैं। क्या पूछा? हाँ, मैंने तो ये पूछा, जो रिजर्व्स पूछे हैं, तुम रिजर्व्स बता रहे हो कि क्या बता रहे हो? एलिफेंट तो 18 ही है। सॉरी मैं बहुत बात कर रहा था। अच्छा, वेरी स्मार्ट। जो तुम बता रहे हो बच्चे वो कॉरिडोर्स होंगे। देर आर 33-34 योर एलिफेंट रिजर्व्स, ये हमारे पास है भी। ये कौन नोटिफाई करता है? दैट इज़ योर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। इसमें कोई भी लीगल सेंचैनिटी नहीं होती बच्चे, सिर्फ आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 के अंदर हम लोग उसको डिक्लेयर कर देते हैं सिंपली। क्या मुद्दा होता है कि बस हम लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं, उनको प्रोटेक्ट कर लें, ऑब्वियसली इसीलिए हम लोग आपका एलिफेंट रिजर्व है जो आपके रिजर्व जो है डिक्लेयर करते हैं। इसके साथ एक कैंपेन भी जुड़ा हुआ है, दैट इज़ योर गज यात्रा कैंपेन 2017 की। ये किसने लॉन्च की है? दैट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ योर environment, forest and your climate change. Please write down. On your World Elephant Day, now when is World Elephant Day is celebrated? Elephant Day कब celebrate होता है? Please take one extra page, बिल्कुल नया पेज। 12 अगस्त। Yes, वो आने वाला है परसों। It's my mama's birthday, तो उस दिन क्लास नहीं लगेगी। परसों, ठीक है। सो इट्स योर वर्ल्ड्स एलिफेंट डे। इसको लेड कौन करता है बच्चे? दैट इज योर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एंड कल जो है बच्चे हम लोगों की जीडी है, कल मैंने शाम को एक क्लास रखी है, दैट इज योर जीडी की। सो एवरीवन हैव टू कम एट योर 3। कल जीडी है एंड द टॉपिक इज, मैं दे चुकी हूँ। क्या दिया मैंने? मॉर्निंग में टॉपिक दिया था, क्या है हरप्रीत? नोटा। टुमारो टॉपिक इज नोटा। कौन सा मैम? नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन। इलेक्शंस वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना क्या? चाहिए। अच्छा, तुझे एंटी में ही डालूंगी मैं। नहीं तभी मैंने ये बोला मुझे कि आपको एंट्री में डालेंगे।
वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया बच्चे हम लोगों का क्या है, ये बच्चे 1998 में फॉर्म हुआ था हम लोगों का। एंड मिशन बस सिंपल सा यही है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना और आपके वेलफेयर का काम करना है। इसके अलावा बच्चे एक ना हम लोगों का प्लान बी भी हम लोगों का एक लॉन्च हुआ है। ये पता है क्यों? एलिफेंट जो है ना मक्खियों से बहुत डरते हैं, तो जब भी कोई कंफ्लिक्ट के बारे में बात होती थी ना, एलिफेंट की बहुत ज़्यादा डेथ होती थी बिकॉज ऑफ यू ना रेलवे ट्रैक पे कभी भी आ जाते थे और बेचारों के एक्सीडेंट होके बहुत सारे लोग जो हैं आपके डैमेजेस होते थे, ये ट्रेन्स को भी होते थे और ओवरऑल इनको भी। तो उन्होंने बोला कहते हैं कि हम लोग ना एक प्लान बी लॉन्च कर रहे हैं। इट वाज लॉन्च्ड बाय योर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कि ना बी बजिंग साउंड हम लोग ना डिवाइसेस इंस्टॉल करें ताकि जो एलिफेंट्स है ना वो ट्रैक से दूर रहे, जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट होते हैं। तो उनके बी साउंड करके हम लोगों ने मशीन्स लगाई हुई हैं, तो इसको प्लान बी बोलते हैं। ये सब कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट है अगेन। ओके, देन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ बच्चे माइक प्रोग्राम एसोसिएटेड है। जैसे एम स्ट्राइप्स किसके साथ था? टाइगर के साथ, बड़ा वो एलिफेंट के साथ भी है। वैसे इसका जो प्रोजेक्ट है दैट इज योर माइक प्रोजेक्ट है। माइक का फुल फॉर्म क्या है जी? दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ द इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट। इट इज मैंडेटेड बाय योर साइट्स कॉप रेजोल्यूशन। इन्होंने बोला कहते ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2003 साउथ एशिया के अंदर। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ना आपके माइक साइट्स भी डिक्लेयर किए कि हाँ जी हम लोग बचाएं हमारे, और वो माइक साइट्स कौन कौन सी हैं? अब ये बच्चे हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, माइक साइट्स इंडिया में कौन कौन सी? प्लीज राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। माइक साइट्स बच्चे ये अलग है, एलिफेंट रिजर्व्स अलग हैं, वो कल लर्न कराऊंगी, एलबीएम का पार्ट है, एक बार गो थ्रू ही कराऊंगी, आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर हो जाएगी, उसको देख लेना, सिर्फ कल एक ऊपर से रीडिंग कराऊंगी। एलिफेंट रिजर्व्स अलग है जहाँ पे हैं। ये माइक जो है इंटरनेशनल साइट्स के कन्वेंशन में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है, तो उसकी साइट्स अलग हैं। सो देयर आर हाउ मेनी साइट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, टोटल 10 माइक साइट्स हैं। प्लीज राइट डाउन। सबसे पहले कौन सी है? चिरांग रिप्पू टाइगर रिजर्व, चिरांग रिप्पू टाइगर रिजर्व जो कि है आपकी असम के अंदर, चिरांग रिप्पू। जब तक आप इसको हाथ से नहीं ना लिखोगे, और मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरी इन्वायरमेंट की क्लास में जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, जैसे हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, वैसे मैं साथ साथ में क्वेश्चन पूछूंगी, साथ साथ में लिख पाऊंगी। नहीं सुनाओगे तो मैं क्लास नहीं लूँगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें आज, क्योंकि ये साथ साथ में लर्न करने वाला है। इसमें तो हद से ज़्यादा फैक्ट है। पॉलिटी में तो ऐसा होता है कि आर्टिकल लर्न हो जाते हैं समहाउ, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है और ये खुद नहीं होंगे, तो साथ साथ में लर्न करना है। आज ही जाके इसको प्लीज़ अपना सेटल डाउन कर लेना। देन इज योर द्यूमाली एलिफेंट रिजर्व जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग पटकाई टाइगर रिजर्व इन योर असम। गारो खासी, गारो हिल्स दैट इज इन योर मेघालय। गारो क्या है? और गारो खासी जनतिया है ना, क्या क्या है वो, एंड आपके माउंटेन रेंजेस भी हैं और आपकी ट्राइब भी है। बिल्कुल गुड, मेघालय। फिर उसके बाद ईस्ट डोनर्स, ये है बच्चे हम लोगों का वेस्ट बंगाल के अंदर। मयूरभंज है जी उड़ीसा के अंदर। मयूर मेरे ख्याल से शायद ना एलिफेंट को ही मयूर भी बोला जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन आई एम सेइंग मयूर शायद ना। पीकॉक पर ना शायद इसको ही बोला जाता है, एक बार ही देखना क्योंकि ये तो है। स्पेल बोल दो भाई। मयूर MAYUR भंज BHANJ भंज। ये अभी भी नहीं क्लियर आ रहा, कमाल की बात है, अभी भी क्लियर नहीं आ रहा।
अब क्लियर आ रहा है ऑनलाइन? मयूर रवनीत दिखाई दे रहा है अब आया था क्लियर? तो आपने जूम करा था इसे जब आया था। यस मैम। ठीक, कोई बात नहीं, लिखो। देन इज योर शिवालिक उत्तराखंड, मैसूर दैट इज योर कर्नाटका, नीलगिरी तमिलनाडु, एंड वेम्बनाड दैट इज योर केरला। लर्न करो जी इसको माइक मैम साइड्स। ऐसा अपने शॉर्ट ट्रिप करवा हाँ दिया था। करवा देती हूँ मैं, बताओ कैसे कराया था। दो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, एक कौन सी है? शिवालिक, और एक है गारो, है ना, दो माउंटेन रेंजेस होगी। फिर हरप्रीत नहीं मैम ऐसे नहीं कराया था। वो कराया था चिराग देव दही ईस्ट गारो में जाके, ऐसा कुछ कराया था। अच्छा दो माउंटेन रेंजेस कर लो, जैसे मर्जी रन कर लो कि दो हमारे चिराग माउंटेन। देव दही ईस्ट गारो में शिवा M2 वेद। हाँ जी ऐसा था मैम। चिराग देव दही ईस्ट गारो चिराग दे दो दही में इन दही योर ईस्ट गारो, ठीक है ऐसे कर लो। ईस्ट गारो में चिराग शिवा दे दो दही इन ईस्ट गारो, और उसके बाद शिवा M2 वेद। क्या 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 है? शिवा M2 वेद। शिवालिक मैम शिवा अच्छा शिवा M2 वेद। एन रहेगा मैम वो। एन कर दो। चिराग ठीक दो है। दही चिराग दे दो दही, ठीक है, ईस्ट इन गारो। ईस्ट गारो। मयूर ईस्ट को भी दे गारो। दो M2 मैम शिवा M2 वेद। मयूर को भी दे दो, जाके शिवालिक रेंज में बैठा है मयूर, ठीक है, मयूर को भी दे दो। तो शिवालिक रेंज बनाई थी ना हम लोगों ने, यहाँ पे शिवालिक बना लो, फिर उसके ऊपर एक पीकॉक बना लो, मयूर बना लो ठीक है। एंड देन इज योर दो प्रोमिनेंट वन दैट इज योर मैसूर और आपकी नीलगिरी एंड योर वेम्बनाड, MNW, इतना तो याद रख लो। मैडम आपने बोलो बताया था MAYUR क्या था ये? मयूरभंज, गंज। भंज BHANJ, मयूरभंज, ठीक है। डन एवरीवन? ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। हाँ जी हाँ जी आ रही हूँ, हाँ जी आ रही हूँ। Thank you, ma'am. ओके जी, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। वेलकम मैडम, थैंक यू। अच्छा लगा मेथड आपका।